सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, आज हम लोग का रहेगा लेक्चर नंबर 8 नहीं 9 तो 8 ही है। हाँ ओके, लेक्चर नंबर 8 रहेगा पॉलिटी का। और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी बड़ा चैप्टर जो पॉलिटी का माना जाता है, दैट इज़ पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट चैप्टर ना सिर्फ बहुत बड़ा है बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। और ये जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसको मैं सिंपल करूँगा आज के इस लेक्चर में। मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं, ये चीज़ श्योर है कि पार्लियामेंट चैप्टर और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो साथ में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि इसके लिए हमें 2 लेक्चर लग सकते हैं, यानी कि आज का और कल का दिन। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक पूरा सब ख़त्म कर लें। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी है कि आपका अगले वीक तक पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं अभी आपसे बात करूँ कि जैसे ही कल आपका ये पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पूरा होगा साथ में, वैसे ही आप ये मान लीजिए कि आपका पॉलिटी का मेजर चंक ख़त्म हो चुका है। सब माइनर इंपॉर्टेंट चंक्स जो बचे हैं वो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फिर है आपका थोड़ा लोकल अथॉरिटीज़ एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हमारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बची हैं, यानी पॉलिटी हमारी हो जाएगी फिनिश अगले वीक तक फॉर श्योर। ही मैं बोल सकता हूँ, प्रोबेबली तो लगाना सही नहीं है। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्यों हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में पढ़ा था। ठीक है, बिकॉज अगर आप पार्लियामेंट चैप्टर सही से समझ गए तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको पैरेलली बताता चलूँगा। और अगर रही बात आर्टिकल्स की, कैसे आर्टिकल्स फिर पूछ लिया तो डायरेक्टली, तो आर्टिकल तो देखो मैंने आपको गवर्नर के और बाकी जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके तो याद करवा दिए थे, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ के आर्टिकल आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चैप्टर है पार्लियामेंट पर्टिकुलर, ये समझने वाला चैप्टर ज़्यादा है रादर दैन रटने वाला चैप्टर। मतलब आर्टिकल उतने ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पे है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आर्टिकल तो ठीक है आप कर भी लेना लर्न, लेकिन पहले आप इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा, बिकॉज ये समझने पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है और हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। तो अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी मिस किया बीच में तो वो लिंकेज को आपका ख़राब कर देगा। और गुड मॉर्निंग सभी को। चार्टर एक्ट्स भी है, राहुल भारद्वाज जो भी करेंगे, आप चिंता न करिए। ऑडियो क्या है सर? आज फर्स्ट डे, समझ आएगा कि नहीं? तो अच्छी बात है कि आज ही के दिन आए हो आप। मतलब आज ही के दिन से मेरा मतलब है आज आप पहले नहीं आए, फंडामेंटल ड्यूटी है फिर सही है आपको कोई, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम चीज़ें करेंगे उसका प्रीवियस से कोई ज़्यादा लिंकेज नहीं है। जैसे मैं जब CDS में करवाता हूँ ना, तो पार्लियामेंट चैप्टर से ही मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट ये जो हो गया पार्ट 5 जो अभी हम पार्लियामेंट देखने वाले हैं, या फिर जो हमने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इन दोनों का उतना ज़्यादा कोई खासा लिंकेज है नहीं। मैं एकदम ही नेगेट नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को कि कोई लिंकेज नहीं है, बट आपका उससे ऐसा कुछ लिंकेज नहीं है कि अगर आपको वो चीज़ें समझ नहीं है तो आप ये नहीं समझ पाओगे, या फिर अगर ये समझ नहीं पाए तो वो पहले वाला आप नहीं समझ पाओगे। तो दैट मीन कि आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिन भी लोगों को, या फिर जो भी लोग नए, या फिर जिन लोगों को पहले कुछ ऐसा, अरे यार एक तो स्पैम बड़ा करते हो तुम लोग कॉल कर करके, है ना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पार्लियामेंट चैप्टर। और सारे एग्जाम्स के लिए कवर्ड है। और आज हम लोग का इवनिंग में नेटो सीरीज़ रहेगा। ठीक है, गलती से मैंने वो PYQ सीरीज़ का लगा दिया था, बट आज से हम लोग का सैटरडे संडे को नेटो सीरीज़ होता है, तो नेटो वाला ही रहेगा आपका 7 PM पे। ठीक है, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? CGL जो Tier 2 के लिए जाने वाला उसके लिए तो है ही है, मेनली उसी के लिए है, बट सभी को हेल्प कर सकता है। तो आप एक बार उसको लेक्चर को देख लेंगे तो आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इज़ इट फॉर यू और नॉट। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 दोनों। बिकॉज अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो ये आता है आर्टिकल नंबर 79 से लेके जाता है आपका आर्टिकल नंबर 123 तक, बोलना सही रहेगा। आर्टिकल 122 123 तक जाता है, बिकॉज उसके बाद से हमारा चालू हो जाता है। वो पार्ट 5 में ही आता है, बट वो पार्लियामेंट में नहीं आता है, दैट इज़ योर सुप्रीम कोर्ट। वो पार्ट 5 का ही पार्ट है, लेकिन वो आपका आर्टिकल नंबर 124 से चालू होता है। सिमिलरली और पैरेलली पार्ट 6 में आपका स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हमारा आर्टिकल 78 तक हम लोगों ने देख लिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 78 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद जो 78 है उसमें क्या दिया हुआ है।
फिर आज हम लोग को स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 79 तक। 79 से 78 तक हम लोग देख चुके थे, जो कि बोल रहा था रिगार्डिंग ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उसकी बात करता है अनुच्छेद 78। किस तरह की ड्यूटीज़ के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एज अ लिंकेज एक्ट करता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। ये सिर्फ आपको इसकी ड्यूटी याद रखनी है कि एज अ लिंकेज एक्ट करता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी आर्टिकल नंबर 79, जहाँ से स्टार्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के गठन के बारे में बात करता है ना। व्हाट इज संसद? व्हेन वी से द वर्ड पार्लियामेंट, संसद, उसका मतलब क्या होता है वो मतलब समझ लो। उसके लिए सिर्फ इस पिरामिड को याद रखो, और संसद पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर हम बात करें, ये 3 कॉम्पोनेंट हैं इसके, एक है LS, एक है RS और एक है हमारा प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ दिस LS? LS है आपका लोकसभा, RS है आपका राज्यसभा, और ये आपका प्रेसिडेंट। यानी कि पहली बात तो पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं आते, प्रेसिडेंट भी आता है। रीज़न क्या है कि प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? रीज़न इसका ये है बिकॉज कोई भी जो बिल है वो एक्ट नहीं बन सकता बिना प्रेसिडेंट की एसेंट से। ठीक है, तो जो नोट्स में लिख रहे हैं वो इस चीज़ को नोट्स में ऐड करेंगे। प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज नो बिल कैन बिकम एन एसेंट, नो बिल कैन बिकम एन एक्ट अंटिल इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक उसकी सहमति नहीं मिल जाएगी, इसलिए वो इंटीग्रल पार्ट है। अभी मैंने पिरामिड क्यों बनाया? पिरामिड मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ताकि मैं आपको जो इसके डिफरेंट टर्म्स हैं वो आसानी से समझा सकूं। जैसे जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, लोअर हाउस। तो आप देख सकते हैं इस पिरामिड में सबसे नीचे कौन है? लोकसभा है। ठीक है, इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लोअर हाउस है तो ये आपका अपर हाउस हो जाएगा। हायर हाउस यूज़ नहीं करते हम, अपर हाउस यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक, अगर ये लोअर हाउस है तो यानी कि नीचे, और हम जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो नीचे से तो चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो पहले आता है सेकेंड फ्लोर से, तो उसी तरह इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेकेंड चैम्बर। क्लियर? इसको हम बोलते हैं जो लोकसभा, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोगों का सदन। क्यों बोलते हैं अभी उसका भी आप रीज़न समझेंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही क्यों बोलते हैं वो भी आप समझेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं। अगर अभी आप समझ पाए तो समझ लीजिए कि हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोलते हैं बिकॉज लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको हम डायरेक्टली, हम जो लोग हैं पीपल ऑफ इंडिया, वो डायरेक्टली चुन के भेजते हैं। डायरेक्टली चुन के भेजते हैं मतलब कि हम लोग खुद जाके पोलिंग बूथ पे वोट डालते हैं, जो आप डालेंगे 2024 में, अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य की जो विधान आपके सभा होती हैं वहाँ से लोग चुन के भेजे जाते हैं राज्यसभा में। और क्योंकि इसको हम अभी देखेंगे आगे, इसको हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं, हाउस ऑफ एल्डर। अब इसका भी रीज़न अभी समझ लो, क्या आपसे सस्पेंस रखना। लोकसभा में मिनिमम एज होती है 25 साल, राज्यसभा में मिनिमम एज होती है 30 साल इलेक्ट होने की। तो आप देख सकते हैं एज का भी डिफरेंस है। एक तरह से अगर हम देखें तो राज्यसभा में थोड़े से उम्र दराज लोग हैं, और राज्यसभा में थोड़े से हम बोल सकते हैं पढ़े लिखे लोग। अब लोकसभा में क्या है भाई, लोकसभा में फॉर एग्जांपल बाहुबली टाइप भी अभी देख लो, अतीक अहमद जो था, ठीक है, जो आपको पता है मारा गया, अतीक अहमद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद रह चुका है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, लोग वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो जो वहाँ पे बैठता होगा पार्लियामेंट में तो कितनी एक तरह से एम्पावर करता होगा पार्लियामेंट को, वो तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि लोग भौकाल देख के भी वोट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हमने चुन के भेजा है, तो वो चुन के भेजते हैं। तो यूजुअली कंसिडर किया जाता है कि हाँ थोड़े से ठीक ठाक ढंग के लोग जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि इट इज़ ऑलवेज द केस। विजय माल्या भाई साहब राज्यसभा के मेंबर थे। आई एम सेइंग दिस टू प्रूव दैट ये कोई गारंटी नहीं है कि नहीं राज्यसभा में बहुत अच्छे और लोकसभा में ख़राब, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं आपको ये चीज़ ताकि आपको समझ आ सके कि हाउस ऑफ एल्डर इसको क्यों बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे ये जो आपको हाउस ऑफ पीपल और ये हाँ हाउस ऑफ पीपल है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो टर्म देख रहे हैं, इनको यूज़ किया जाता था अंटिल 1954। फिर 1954 में इनके हिंदी नेम्स को अडेप्ट कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन 1954 हिंदी नेम्स लोकसभा एंड राज्यसभा वर अडॉप्टेड। ठीक है, लोकसभा लोगों की सभा ऐसे समझ सकते हो, और राज्यसभा जहाँ पे राज्य से लोग चुन के आते हैं। ठीक है, राज्यसभा।
फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है ये, कि लोकसभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, फिर लोकसभा की पहली सिटिंग कब हुई थी, फर्स्ट सिटिंग, और राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, ठीक है, राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग। तो लोकसभा की अगर बात करें तो इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई थी 17 अप्रैल 1952, ठीक है, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 13 मई 1952। इन दिन मतलब ये डेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको रटना है आपको, बिकॉज ये कई बार पूछी गई कि इनकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई है। अब ये बताइए कि आर्टिकल 79 में यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, सबको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही हैं कि नहीं, जहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताई। और बहुत ज़्यादा आपको डीप में मतलब रटने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, आपको पहले समझना है, ठीक है। रटने वाला काम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है मैं बोलूँगा, लेकिन पहले आपको चीज़ें जितना है भी वो मैं आपको बताता भी चलूँगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 80 आर्टिकल 80 बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब हमने पार्लियामेंट में देख लिया कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, कि दोनों हाउसेज, जिसको हम ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोल देते हैं, लोकसभा राज्यसभा, एंड द प्रेसिडेंट शाल, ये होते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, अगर बात कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें। अब हम एक एक करके ये जो इसके कॉम्पोनेंट्स हैं पार्लियामेंट के, दैट इज़ राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी हमें इस चैप्टर में मेनली फोकस करना है राज्यसभा एंड लोकसभा। अब सबसे पहले विल स्टार्ट विद राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा हमारा पहला फर्स्ट चैम्बर है, ठीक है, तो फर्स्ट चैम्बर है, तो इतनी इज्जत देते हुए इसको हम पहले पढ़ेंगे। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात, जरा मुझे जल्दी से शेड्यूल बताइए, कौन सा शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसके कॉम्पोजिशन से डील करता है। ये तो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग आर्टिकल 80 ये बोलता है कि इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 मेंबर्स, ठीक। अब ये जो 250 मेंबर्स का एक तरह से अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं फर्दर, तो इसमें 238 और 12 इस तरह से बाइफिकेशन या फिर डिवीजन है। 238 मेंबर्स जो होते हैं इसके इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मतलब इसके लिए वोटिंग होती होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में कि भाई हमें इन लोगों को चुन के भेजना है, जो जीतता है वो जाके राज्यसभा में बैठता है। नॉमिनेटेड का मतलब उसको कोई फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन से होकर नहीं गुजरना है। ऐसा प्रोविज़न हमारे पार्लियामेंट में इसलिए रखा गया ताकि जो लोग इलेक्शन के थ्रू संसद में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो लोग संसद के सदस्य होते हैं उनको सांसद बोला जाता है, ठीक है, तो जो लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते इलेक्शन के मेथड से, तो उनको, और वो काफ़ी मतलब वैल्यू ऐड कर सकते हैं पार्लियामेंट में अगर वो पहुंचे तो इसके लिए इस प्रोविज़न को रखा गया कि जहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो क्या कर सकता है, उसको ये पावर दी गई है कि वो 12 मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ लिसास, इसको लिसास से याद करना है, कौन कौन सी फील्ड में चुन के भेजता है। एक तो लिटरेचर यानी कि साहित्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिटरेचर, या फिर चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपके 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, जो आपके 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो किस फील्ड में करता है प्रेसिडेंट हमारा, तो लिसास, इसको याद करने का एक ट्रिक आप बोल सकते हो। ली से हो गया आपका लिटरेचर, एस से हो गया साइंस, ए से हो गया आर्ट, एंड इस एस से हो गया सोशल सर्विस, समाज सेवा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है इन दी राज्यसभा। इज दैट क्लियर? लिसास, इससे आप याद कर सकते हैं। और इसमें जो 238 है इसमें फर्दर डिवीजन रहता है। डिवीजन किस बेसिस पे रहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन। जो 238 इलेक्टेड मेंबर्स है ना, इलेक्टेड, ये कहाँ से आते हैं, ये स्टेट से आते हैं सारे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है, यानी कि सारे ऑल स्टेट्स, ऑल जो हमारे 28 स्टेट्स हैं कंट्री में, वहाँ से आएंगे, प्लस ये जो हमारी 2 यूटीज़ हैं। सर यूटीज़ तो 8 हैं, सिर्फ 2 ही से क्यों आते हैं? 2 कौन सी हैं? कोई सिर्फ यही 2 यूटीज़ हैं। और जो 28 स्टेट से जो लोग आते हैं दे आर 229, और जो रिमेनिंग होते हैं 9 वो 2 यूटीज़ से। ये मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम, ये मैं एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 यूटीज़ हैं हमारी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब अगर आपसे रीज़न पूछ ले कि क्यों ऐसा है कि इन्हीं सिर्फ 2 यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, बाकी का नहीं है, बिकॉज जो अदर यूटीज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, पॉपुलेशन ऑफ अदर यूटीज़ इज़ वेरी लेस टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। क्लियर है? अब बात ये आती है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी समझ लेते हैं। बिकॉज जो आर्टिकल 80 है यहाँ पे, इसके लिए मैं
स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन होता किस तरह से है। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो बाकी यूटीज़ की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है कि इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ना रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है उसको समझ लीजिए, फिर अभी हम बात करेंगे एट प्रेजेंट कैसा क्या रिप्रेजेंटेशन का माहौल है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी जिसको हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज ये टर्म्स आपके लिए नए नहीं है, एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जल्दी से बताइए इन टर्म्स को आपने हम लोगों ने और कहाँ पे किया था, ठीक। तो ये जो टर्म्स हम लोगों ने किए थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे, और ऐसे ही वहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था और एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। तो यहाँ पे भी राज्यसभा में ऐसे इलेक्शन होता है, यानी कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोगों को। लोगों से मेरा मतलब है जो लोग राज्यसभा में चुन के आ रहे हैं उनको पॉपुलेशन के उसमें प्रोपोर्शन में मिलेगा। अब किस तरह से सीट्स का डिवीजन होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होता है। दिल्ली पुडुचेरी की पॉपुलेशन इतनी है कि उनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, और वहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर हम देखें तो। बाकी और किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, यूटी में किसी सारे स्टेट में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन यूटी की अगर बात करें तो सिर्फ दो ही हैं, ये दो हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी। अभी आपके जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको में भी जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे क्या, जो आपका एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली। एट प्रेजेंट अब बात कर लेते हैं कि जो मौजूदा समय में क्या राज्यसभा की स्थिति है, यहाँ पे कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो एट प्रेजेंट 245 सीट्स हैं। एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 250 हो सकते हैं एक्सम, 245 है। 5 वेकेंट क्यों है? 5 वेकेंट है जो ये पीओके वाला हिस्सा है, फिर अक्साइचिन वाला जो एरिया है। कल को इसको हम अखंड भारत का जब हिस्सा बनाएंगे तो उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन देना होगा, तो इसलिए हमने ये 5 सीट्स को वेकेंट छोड़ रखा है अभी, ठीक है। और सारे स्टेट से अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ तो 229 की 229 स्टेट्स से फिल्ड हैं ऑलरेडी। 9 जो यूटीज़ आनी चाहिए उनमें से 4 हैं, तो कितनी हुई 233, और बाकी आई थिंक सारी नॉमिनेटेड हैं इसमें। हाँ, बाकी सारे नॉमिनेटेड हैं। अब नॉमिनेटेड से मुझे याद आता है कि अभी रिसेंट में एक नॉमिनेट की गई हैं आपकी कौन, पीटी उषा जी, ठीक है। पीटी उषा जिनको हम पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, इनको अभी नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये हो कि पीटी उषा लिटरेचर से तो है नहीं, साहित्य तो लिखती नहीं है, कोई बुक नॉवल वगैरह तो लिखती नहीं रही है, ना ही साइंस से लेने देना है, ना ही आर्ट से लेने देना है, ठीक है। सोशल सर्विस भी आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इन्होंने क्या सी सोशल सर्विस करी, बट इनको किस ग्राउंड पे फिर यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में इनको सोशल सर्विस के ग्राउंड में इनको नॉमिनेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। रीज़न कि सोशल सर्विस में आपका ये बहुत वाइड स्कोप है, जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के एमपी रह चुके, तो इसलिए उनको सोशल सर्विस से उनको भी वहाँ पे किया गया, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सोशल सर्विस की देश का नाम रोशन करके सोशल सर्विस एक तरह से की है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी, और एक बार मैं आपके कॉमेंट्स चेक कर लेता हूँ। ठीक, चलिए क्लियर है सभी को। तो अब बढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 81, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अभी हमने आर्टिकल 80 में देखा, अब यहाँ पे मैंने शेड्यूल भी पूछा था, राइट। शेड्यूल था आपका 4 शेड्यूल, ठीक है। चौथी अनुसूची होगी आपकी, याद करिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEAR। ये जो चौथा नंबर का है वो बात कर रहा है आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। और बाकी अगर किसी का मैं कोई डाउट बीच में आंसर नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मेरा इस टाइम पे फोकस रहता है कि मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ाऊँ, ऐसा ना हो कि आपके कमेंट्स के चक्कर में कोई बात दिमाग से स्किप हो जाए और वो फिर एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो मैं पैरेलली चेक करता रहता हूँ, मतलब जब आपसे पूछता हूँ उसके बाद, तो अगर फिर भी रह जाता है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं ज़रूर। मैं बिना अपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि बिना आपके मैं डाउट क्लियर के क्लास नहीं स्किप। जब फिर आपके डाउट्स इस तरह से हो जाते हैं, सर फेस कब दिखाओगे ये सब, तो तभी मैं ख़त्म करता हूँ क्लास फिर, ठीक है। आर्टिकल 81 पे आते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा की संरचना। अब हाउस ऑफ पीपल क्या है, आई होप आप जानते हैं, ये आपका लोकसभा, दैट इज़ फर्स्ट चैम्बर, ठीक। अब इसमें किस तरह से कॉम्पोजिशन होता है, तो इसमें जो मैक्सिमम
सीट्स हो सकती हैं, दैट कैन बी 550। अगेन इसका डिवीजन है 530 और 20 के बेसिस पे। 530 सीट्स आती हैं कहाँ से? ये 530 और 20 का डिवीजन राज्यसभा की तरह नहीं है जहाँ 238 और 12 का डिवीजन था। मतलब वहाँ पे था 238 इलेक्टेड 12 नॉमिनेटेड। ऐसा मत समझिएगा 530 इलेक्टेड और 20 नॉमिनेटेड, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे नो नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि कोई नामित सदस्य नहीं होता है इस सदन में। पहले होता था, बट 104th अमेंडमेंट लाया गया और उसके तहत जो दो मेंबर्स को, दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग होते थे, उनको नॉमिनेट करता था हमारा प्रेसिडेंट। और 104th अमेंडमेंट से इसको ख़त्म किया जा चुका है, इस प्रोविज़न को एंड किया जा चुका है। ठीक, तो ये जो 530 और 20 का डिवीजन है, ये बेसिस है यहाँ पे बाइफर्केशन का स्टेट और यूटीज़ के बेसिस पे। यानी कि स्टेट से निकल के आते हैं आपके 530 सीट्स और यूटी से निकल के आती हैं 20 सीट्स। क्लियर? अब यहाँ पे इसी आर्टिकल नंबर 81 में लिखा हुआ है आपका कि किस तरह से इलेक्शन होगा यहाँ पे और किस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रोविज़न ऐड है कि पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में हम बोल सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो जो हमारा इंडिया एज अ कंट्री है, इसमें जितने भी डिफरेंट स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं ना, तो इसमें जो 28 स्टेट हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग हैं राज्यसभा में, तो यूपी से हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं जो आपके एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, उन चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो 28 स्टेट में इस तरह से डिवीजन किया जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं, एक स्टेट है यूपी, मान लेते हैं इसकी फॉर एग्जांपल, नॉट वेरी एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे 20 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, और यहाँ से आ रहे हैं 80 रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 80 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई स्टेट है केरला, जिसकी पॉपुलेशन मान लेते हैं 1 करोड़ है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं 10 करोड़ है, तो इसमें कितनी सीट्स निकल के आएंगी? सिंपल, इसका आपने हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दीजिए, 40 हो जाएगा। या फिर कोई मान लेते हैं कि आपका गोवा करके स्टेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन है 1 करोड़, तो कितनी यहाँ से सीट निकल के आएंगे? सिर्फ 4 सीट निकल के आएंगे। इसका 1/10 ही है, इसका भी अपने, यानी कि पॉपुलेशन सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे, यानी पैरिटी होनी चाहिए बिटवीन दी स्टेट्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, इसी तरह हमने राज्यसभा में भी देखा था, अगर आपने चीज़ ऑब्जर्व किया, इसी तरह राज्यसभा में भी है कि इनको ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे कि वो सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्दर जो इनका डिवीजन होता है विद इन दी स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं यूपी स्टेट है, ये यूपी स्टेट है, ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटेगा, होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कानपुर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कानपुर देहात कॉन्स्टिट्यूएंसी, अकबरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, या फिर मतलब ये तो मैं कानपुर की बता रहा हूँ, ऐसे हर जगह आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि हमारे यहाँ से सांसद ये हैं, हमारे यहाँ से विधायक हैं, तो उसके लिए ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टेट को। और किस तरह से डिवाइड करता है और कौन डिवाइड करता है, ये हम अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे 82 में। बट ये जो 81 है, ये एक तो कॉम्पोजिशन है जो लोकसभा की बात करता है, तो ये बात करता है कि पैरिटी रहनी चाहिए विद इन द स्टेट, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि मतलब पैरिटी विद इन अमंग दी स्टेट, यानी इंटर स्टेट अगर मैं बात करूँ, और इंट्रा स्टेट भी पैरिटी होनी चाहिए। इंट्रा स्टेट मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डिवीजन किया है, तो ये इसका बेसिस ये रहा होगा कि ये यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन रहती है उतनी पॉपुलेशन यहाँ भी रहती है, उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे भी रहती है, ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक लूप होल भी है। लूप होल आप समझिए क्या होगा यहाँ पे। लूप होल ये होगा कि यूपी जैसे इतने, जहाँ पे भर के मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या, सबसे हमारा पॉपुलर स्टेट है, और जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लें सिक्किम जो कि लीस्ट पॉपुलर स्टेट है, तो या फिर साउथ इंडिया के स्टेट हैं, जो अब देखो होता क्या जनरली, जहाँ पे लिटरेसी कम होती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ऐसा होता है। जैसे केरला अगर हम बात करें तो काफ़ी लिटरेट है, काफ़ी से मतलब मोस्ट लिटरेट स्टेट है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। पॉपुलेशन कम है साउथ इंडिया में, वैसे भी उतनी पॉपुलेशन है नहीं जितनी नॉर्थ इंडिया में। तो साउथ इंडिया के लोगों ने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या है ये सारी चीज़ें, मतलब हम एक तो पॉपुलेशन लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कायदे से होना चाहिए, और नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं बढ़ाए पे बढ़ाए पड़े हैं, तो आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो ज़्यादा और हमको कम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं तो एक तरह से आप हमें पनिश कर रहे हो। तो इसको लेके अभी क्या हुआ आगे देखेंगे अगले आर्टिकल में, बट आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बट अगर एट प्रेजेंट की बात करें, ये मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं लोकसभा में, एट प्रेजेंट की बात करें तो ये है 545। अगेन ये 5 सीट्स वेकेंट, 543 है,
ठीक है 543 है, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन वाला वो नॉमिनेशन खत्म हो चुका है। 543 रिमेनिंग जो सीट्स वैकेंट हैं वो अगेन जो पीओके वाला हिस्सा है अक्साई चीन या फिर फर्दर कोई टेरिटरी हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जब हम टेरिटरी को अपने इंडियन जो किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो कौन से आर्टिकल का यूज़ करके ये होता है, कमेंट बताइए जल्दी से। हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपकी। ठीक, अब बढ़ा जाए अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 82। तो ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन तो हमने देखा था। और यहाँ पे इलेक्शन का अगर मैं मेथड बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है और लोग डायरेक्टली जाके पोलिंग बूथ्स पे वोट डालते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 82, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अब यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन टर्म को यूज़ किया कि सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसी तरह यूपी जितना सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और केरल भी, सिक्किम भी, हर स्टेट, ठीक है, नहीं इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट पैरिटी वो होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन किसके बेसिस पे डिटरमाइन करी जाएगी? फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन तो घटती बढ़ती रहती होगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि आज पॉपुलेशन कुछ अलग होगी किसी स्टेट की, कल हो सकता है आज से 1 महीने बाद अलग हो, बिल्कुल हो सकता है और होता भी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं एकदम कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। तो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है, परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन। इसके लिए एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि पार्लियामेंट अपने से डिटरमाइन कर सकता है, एक ऐसी कोई बॉडी को संगठित कर सकता है जो कि ये पूरा डिलिमिटेशन करके देगा। डिलिमिटेशन मतलब है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बंटवारा करेगा ऑन विच बेसिस, पॉपुलेशन के बेसिस पे। और ये कब गठन किया जाएगा? हर सेंसस के बाद, बिकॉज हर एक सेंसस के बाद जो 10 साल में होता है उसके बाद ही हमें एक तरह से पॉपुलेशन चेंज के बारे में एक्चुअल पता चल पाता है। तो इसी वजह से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हर सेंसस के बाद किया जाएगा, ठीक है, और ये किया गया, ठीक है, कुछ सालों तक तो किया गया। जैसे सबसे पहले 1952 में इसका गठन किया गया, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग का। लेकिन फिर वही जो मैंने आपको बात बोली कि जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स थे उन्होंने ये बात उठाई कि हर सेंसस के बाद आप ये देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारे कंपैरिजन में, तो उनको और रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। अच्छा मैं आपको यूएसए में अगर बताऊँ तो यूएसए का जो अपर हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो उनके यहाँ जो हाउस ऑफ सेनेट है वहाँ पे हर एक स्टेट से 2-2 सीट निकल के आती हैं, यानी कि चाहे आपकी पॉपुलेशन जितनी भी हो लेकिन हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। अच्छा ये बताइए कि हमारे इंडिया में जो हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में, ये एक फेडरल फीचर है या फिर यूनिटरी फीचर होगा बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ उठाई गई और इसी वजह से फिर किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। उसने बोला कि 2000 तक सीट्स फिक्स हो जाएंगी, यानी कि फ्रीज कर देते हैं हम 42nd अमेंडमेंट से, यानी कि अब कोई हर सेंसस के बाद आपको कोई कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले पॉपुलेशन थी उसी के बेसिस पे, जो 1971 में थी उसी के बेसिस पे आप करते रहो, ठीक है। फिर फर्दर इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया, 84th अमेंडमेंट जो हुआ आपका, उससे 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कि 2026 तक आपको अगेन कोई डिलिमिटेशन कमीशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जो 1991 था पहले, फिर अभी 2001 हो गया, ठीक है, कि जो 2001 की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो क्या, सीटों का बंटवारा, आपको बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये आपको अमेंडमेंट पता होना चाहिए कि 84th अमेंडमेंट ने डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 2026 तक फ्रीज कर रखा है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें सभी को क्लियर होंगी, ठीक है। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फ्रीज हो चुकी हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 83 देखते हैं, एंड दैट टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी? ड्यूरेशन, क्या है डाउट? ये अभी मैंने बताया तो आपको 84th अमेंडमेंट 2026 तक से 84th अमेंडमेंट से 2026 तक वो फ्रीज हो चुका है। तो अब हर बार सेंसस कराने की ज़रूरत नहीं है। और पिछला सेंसस 2011 को हुआ था, ठीक है, अभी तक सेंसस 2021 में नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, उसका रीज़न है, ठीक है, ऐसा बाकी कोई रीज़न नहीं है। अच्छा एक चीज़, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में अभी ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बंटवारा करने के लिए, किसके चेयरमैनशिप पे डिलिमिटेशन कमीशन बना था? उनका नाम आर से स्टार्ट होता है, ज़रा बताइए, और वो एक फीमेल है, बताइए। चलिए तो अभी आते हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने राज्यसभा की कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है। इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, नो ड्यूरेशन। राज्यसभा
एज अ हाउस इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता, बट राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो इनके जो सदस्य होते हैं, इनका ड्यूरेशन होता है, मेंबर्स का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल का होता है। किस बेसिस पे होता है कि इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं, 1/3 जो मेंबर्स हैं रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं इसके 1/3 सदस्य। तो कुछ लोग को ये हो सकता है लगे कि 2 साल कार्यकाल हुआ, 2 साल नहीं सर। जैसे फॉर एग्जांपल पहले, और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहिएगा कि ये चीज़ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, मैं आपको बता दूँ। भले मैं आपको आर्टिकल 83 पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और राज्यसभा का कोई ड्यूरेशन नहीं होता, राज्यसभा के मेंबर्स का 6 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, बट आर्टिकल 83 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को ये एक तरह से पावर दी गई थी कि आप डिटरमाइन कर लो अपने आप से कि राज्यसभा के मेंबर्स का क्या ड्यूरेशन होगा। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट किया, RPN यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके तहत ये डिसाइड किया कि जो पहला वाला राज्यसभा का गठन बना था वो उसके मेंबर्स को तो लॉटरी बेसिस पे रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन अब से जो भी हैं 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, वैसे अगर ना भी समझ में आए तो कोई इतना वो खासा दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी आए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आए हैं चुन के आपके 2020 में, ठीक है, ये चुन के हैं 2022 में, ये आए हैं 2000, मान लेते हैं अगले साल आते हैं 24 में चुन के। कुछ मेंबर्स इसमें आते हैं 2020 में चुन के, कुछ आते हैं 2022 में और कुछ आते हैं 2024 में, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो 2020 वालों का कार्यकाल कब ख़त्म होगा? 2026 में, 2026 में, यानी कि इससे 2 साल बाद। तो उसी सेंस से बोला गया कि एवरी जो 1/3 मेंबर, ये 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3, तो 1/3 मेंबर है रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। 2026 के बाद 2028 में कौन हटेंगे, किनका टेन्योर पूरा हो जाएगा? 2022 वालों का। फिर 30 में किसका हो जाएगा? 2024 वालों का। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसमें जो इलेक्शन है इन दी राज्यसभा या फिर इन दी लोकसभा, ऑल्सो इन दी राज्यसभा और लोकसभा, कैन हैपन एट एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं कि कोई एक बार राज्यसभा का मेंबर बन गया तो फिर वो फर्दर बन नहीं सकता है। अब राज्यसभा की तो बात कर ली, लोकसभा की भी बात कर लेते हैं। एज अ हाउस और इसके जो मेंबर्स हैं दोनों का, एज अ हाउस और इसके मेंबर्स का, तो इसमें आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अनलेस इट इज़ डिजॉल्व बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स 5 ईयर्स, ये आपकी 5 साल तक कॉन्टिन्यू रहती है, 5 साल तक। बट अनलेस डिजॉल्व्ड का मतलब क्या है कि अगर जब तक इसको भंग ना किया जाए, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरह से लोग 13 दिन भी प्रधानमंत्री के सिर्फ 13 दिन के लिए थे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन तक रही, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव हो गया, बिकॉज आर्टिकल 75 हमें बोलता है, एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी लोअर हाउस दैट इज लोकसभा। तो उसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उनका सदन में, लोकसभा में नंबर होना चाहिए, और अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। और इसका सबसे अगर लेटेस्ट एग्जाम्पल देखें तो इमरान खान की सरकार जो गिरी थी पाकिस्तान, वहाँ पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पास हुआ था, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो 5 साल तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, फिर से फ्रेश इलेक्शंस होंगे और फिर से सारी चीज़ें होंगी। और जो नई आपकी लोकसभा बनेगी आफ्टर द फ्रेश इलेक्शंस, और रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए नहीं, फुल टर्म के लिए, फुल टेन्योर के लिए 5 ईयर्स के लिए रहेगी। मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो मेंबर्स का जो टर्म होता है वो भी 5 ईयर्स का ही होता है, यानी कि को टर्मिनस विद दी आपका जो ड्यूरेशन होता है ऑफ लोकसभा एज अ हाउस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आए कि क्या इसका ड्यूरेशन एक्सटेंड भी हो सकता है? तो यस, ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड, ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन सिर्फ एक केस में। वो केस क्या है? ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी। जब नेशनल एमरजेंसी लगी हो उस केस में ड्यूरेशन एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। एंड व्हेन आई से 1 ईयर, और इमरजेंसी भी अलग से करेंगे, एक टॉपिक है। इसके बाद कल तो ठीक है पार्लियामेंट लेक्चर 2 करेंगे, और कल ही याद रखिएगा आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है, जो आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे। और मंडे को अमेंडमेंट और इमरजेंसी होगा, ठीक है। तो इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। नाउ व्हाट डज दिस मीन एट अ टाइम? इसका मतलब है कि इसके
पीरियड को, लोकसभा को, ड्यूरेशन को कभी तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक इमरजेंसी लगी है। फॉर एग्जाम्पल आज इमरजेंसी लगी है, ठीक है, और इमरजेंसी 3 साल से हट ही नहीं रही है, तो 3 साल तक एक्सटेंड रहेगा। लेकिन हर 1 साल के जैसे के लिए प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, जैसे प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो 1 साल और कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, फिर 1 साल और कंटिन्यू रहेगी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं है कि सिर्फ 3 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, 4 साल तक, जब तक इमरजेंसी रहेगी। बट इमरजेंसी सीज होने पे, यानी कि इमरजेंसी मान लेते हैं ख़त्म हो गई, भी नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो मैक्सिमम 6 महीने तक आगे बढ़ सकता है। जैसे आज मान लेते हैं कि है आपका अगस्त, 12 अगस्त है आज 2023, और अभी तक इमरजेंसी लगी थी, आज इमरजेंसी खत्म हो गई, तो इसके आगे 6 महीने तक जोड़ लीजिए। इसके 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस आपको करवाने हैं और अगली लोकसभा को जल्दी से इलेक्ट करना है। अब कोई भी हालत में, चाहे पार्लियामेंट अप्रूव भी कर दे, आपका इसका ड्यूरेशन जो है एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी आर्टिकल नंबर 84 एंड दैट टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की बात करता है। अब किस तरह की योग्यता चाहिए? सबसे पहली योग्यता तो यही चाहिए होगी, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इसी में लिखा हुआ है कि ये ओथ ले, ठीक है, एक तो सिटीजन हो और ओथ ले यानी कि शपथ ले। अब शपथ कौन सी लेगा? शपथ किस में मेंशन है? 3rd शेड्यूल में मेंशन है, आप रिकॉल करो, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका दूसरा प्रोविजन है रिगार्डिंग द एज, कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम लोकसभा के टर्म से बात करें तो डिफरेंट, और राज्यसभा के टर्म्स में डिफरेंट है। लोकसभा में आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा में चुन के जाना है, और राज्यसभा में तो आपका 30 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होना ही चाहिए। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि किसके क्वालिफिकेशन हमने ये पढ़ा था, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बताइए। तो आप क्वालिफिकेशन समझ गया, अभी डिस्क्वालिफिकेशन आगे हम पढ़ेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, ओथ इसको लेना है जो 3rd शेड्यूल मेंशन है, और इसका जो मिनिमम एज। देन इसमें ये भी एक प्रोविजन एडेड है, एनी अदर क्वालिफिकेशन विच पार्लियामेंट में डिटरमाइन, यानी कि ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दे दी आपको, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर कल कोई पार्लियामेंट को कोई और भी क्वालिफिकेशंस लगती हैं तो वो उसको भी इसमें क्वालिफिकेशन की लिस्ट में रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को पार्लियामेंट को लगता है कि एक 12th पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको ऐड कर सकता है, जो कि नहीं है हमारा, है ना। IAS बनने के लिए आपको या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको चाहिए क्वालिफिकेशन, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सबसे एक तरह से पावरफुल पोजीशन है, उसके लिए कोई आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द आर्टिकल नंबर 85, ये बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अब ये क्या है? प्रोरोगेशन, सेशन और डिसोल्यूशन। एक्चुअल में सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि पार्लियामेंट हमारा, आप हमेशा तो देखते नहीं होंगे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो डिबेट चल रही है। डिबेट आप पार्लियामेंट में देखते हो, कोई फ्लाइंग किस मार रहा है, कोई पेपर फाड़ के फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ठीक है। तो ये सारे कब होते हैं? अभी आपको देखने को मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी सेशन चल रहा है। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। एक होता है बजट सत्र जिसको हम बोलते हैं बजट सेशन, एक होता है आपका मानसून सत्र, मानसून सेशन, और एक होता है आपका विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र। यानी कि पहली बात तो कोई आपका ग्रीष्मकालीन यानी कि समर सेशन नहीं होता है। तो अभी कौन सा चल रहा होगा, जरा बताइए कौन सा सेशन चल रहा होगा पार्लियामेंट में? तो सेशन के टाइम पे ही डिस्कशंस होते हैं आपके। अब सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बुलाता कौन है? बुलाता और मगर जाने का भी है, ठीक है। तो बुलाता है जिसको हम बोलते हैं सेशन को समन करना, ठीक है। समन करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ तक कि प्रोरोगेशन करना, डिसोल्यूशन करना, ये सारे काम याद रखिएगा कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है ना। व्हाट इज प्रोरोगेशन? प्रोरोगेशन का मतलब है सत्रावसान। सर सत्रावसान क्या होता है? ये सेशन को बुलाया गया ना, प्रेसिडेंट बुलाएगा, आ जाओ सभी लोग जल्दी से मिल बांट के एकदम हो अल्लाह काटते हैं, ठीक है। ये सब हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट बोलेगा अब निकल लो, दिमाग एकदम जैसे कि जब याद करिए आपके गर्मियों के टाइम आते थे, ठीक है, तो नाना नानी के यहाँ से फ़ोन आता था, मामा के यहाँ से कि आप आ जाओ, ठीक है। लेकिन फिर जब आप रुकते थे 1-1.5 महीने 2 महीने तक, तो जो मामा या फिर मामी या फिर नाना नानी आपसे एकदम तंग, वैसे नाना नानी तो इतने नहीं आते थे लेकिन बाकी लोग आ जाते थे तंग, और बोलते थे कि अब निकल लो बेटा यहाँ से तुम, ठीक है, तुमने एकदम जीना हराम कर रखा है हमारा यहाँ पे। तो उसको बोल सकते हैं प्रोरोगेशन। समन किया गया, आपको बुलाया गया, प्रोरोगेशन सत्रावसान यानी आपको
एक तरह से टाटा बाय बाय किया। डिसोल्यूशन जो है ये बहुत बड़ा एक तरह से टर्म है। अब सेशन को समन करना, बुलाना, प्रोरोगेशन मतलब सत्रावसान करना। और अब जब हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 100 में देखेंगे एक आपको टर्म देखने को मिलेगा एडजर्नमेंट। उसको अब भी मैं समझा रहा हूँ ताकि तीनों में डिफरेंस आपको समझा सकूँ। एडजर्नमेंट का मतलब है अवकाश। ये जो एडजर्नमेंट है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करता है। ये कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, यानी जो पीठासीन अधिकारी होगा सदन का वो करेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेशन समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, सब कुछ करना प्रेसिडेंट करता है, बट एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। अंतर क्या होता है? सेशन को तो समन करना, बुलाना समझ में आ गया। प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन और एडजर्नमेंट, इन तीनों को एक साथ समझो। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में ही कन्फ्यूजन होगा। सेशन समन करना तो हो गया, बुलाना। इसमें कुछ इस तरह से आपका है कि एडजर्नमेंट ये हो गया और समन ये हो गया, और डिसोल्यूशन इससे भी बड़ा हो गया। मतलब एडजर्नमेंट में क्या होता है, जैसे कि अभी मैं देख रहा था, मैं क्योंकि ये डिबेट वगैरह मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है देखने में। तो जैसे जब खाना वाना खाने के टाइम पे, तो अभी मैं देख रहा था कि जो जगदीप धनखड़ हैं राज्यसभा के, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हम पढ़ चुके हैं। तो याद करिए, हाँ, आपने हो सकता है देखा हो डेरेक ओब्रायन, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल से सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने ये इशू रेज़ किया कि सर जब आप बाकी मतलब जब बीजेपी के मेंबर्स का नाम ले रहे हैं तो उनका नाम लेके बीजेपी बोल रहे हैं। अभी आपने नाम लिया तो कांग्रेस और या फिर उस पार्टी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा करके उन्होंने इशू रेज़ किया। उन्होंने बोला डेरेक ओब्रायन बैठ जाओ। डेरेक ओब्रायन नहीं माने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने कहा कि सेशन एडजर्न्ड, सेशन को उन्होंने एडजर्न कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि अब हम लोग लंच के बाद मिलेंगे। ठीक है, याद करिए, पीके मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने। पीके मूवी में क्या था, जब आमिर खान जाता है वहाँ पे और पंडित जी से मतलब कुछ ऐसा कुछ इशू रेज़ करता है वहाँ पे, तो पंडित जी के जो सहयोगी होते हैं बोलते हैं आरती शुरू की जाए, मतलब चीज़ को कवर अप करने के लिए। तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो कि एडजर्नमेंट कर देते हैं हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं करते हैं, ये हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 100 में जब देखेंगे। दैट मीन्स कि एडजर्नमेंट एक चीज़ है कि भाई आपने बोला कि अभी चलो छुट्टी है, कल आके मिलते हैं या फिर लंच के बाद मिलते हैं, यानी कि आपने एक डेट मेंशन कर दी, किसने? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, कि हम लोग इस दिन आके अब मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एन एडजर्नमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। नाउ व्हाट इज दिस प्रोरोगेशन? प्रोरोगेशन है, प्रोरोगेशन में क्या है, आपने एक पूरे सेशन को उड़ा दिया। ठीक है, इट एंड्स अ सेशन, इट एंड्स अ सेशन। लेकिन अगर मैं एडजर्नमेंट की बात करूं तो इट एंड्स ओनली अ सिटिंग, इट एंड्स ओनली अ सिटिंग और अ मीटिंग। ठीक है, इट्स ओनली एंड्स अ सिटिंग और अ मीटिंग। अभी सिटिंग और मीटिंग में अंतर क्या होता है वो भी समझ लो। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, बट इन लोगों का जो सत्र चालू होता है, दिन चालू होता है सुबह 11 बजे से चालू होता है। एक दिन को हम बोलते हैं, जब एक दिन मिलते हैं उसको बोलते हैं मीटिंग। और एक मीटिंग में होती है 2 सीटिंग, एक प्री लंच और एक पोस्ट लंच। ठीक है, 1 बजे इन लोगों का फिर लंच होता है, पहले 11 से 12 क्वेश्चन आवर चलता है, प्रश्नकाल। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, इसलिए उसको हम यहाँ पे मतलब अभी इसको आप आर्टिकल में नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं, जहाँ पे लोग क्वेश्चंस रेस करते हैं। कौन? जो हमारे मान लेते हैं विपक्षी दल हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे। फिर 12 से 1 होता है 0 आवर, जहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे को डिसाइड किया जाता है। तो चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको जब बात आ ही रही तो फिर क्यों अलग से करेंगे। तो 11 AM से लेकर आपका 12 PM तक क्या चलता है, क्वेश्चन आवर चलता है। ये नहीं पूछेगा आपसे सुबह 11 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक, नहीं, ये आपसे पूछेगा व्हाट इज़ क्वेश्चन ऑफ आवर। और क्वेश्चन ऑफ आवर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। तो ये पहला घंटा होता है, इट इज़ दी फर्स्ट आवर ऑफ एवरी मीटिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बाद चालू होता है आपका 0 आवर। 0 आवर इसके जस्ट क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है। एंड अगर हम 0 आवर की बात करें तो ये होता है टू डिसाइड द एजेंडा ऑफ द डे, यानी एजेंडा ऑफ द डे इज डिसाइडेड इन दिस 0 आवर। उसके बाद लंच हो जाएगा, लोग मैगी वैगी समोसे वमोसे खाएंगे, जाके बाहर गप्पेबाजी करेंगे और उसके बाद मिलके आगे सोएंगे, फ़ोन चलाएंगे। और फ़ोन में क्या क्या देखेंगे पता नहीं, क्या क्या देखते हैं, कभी कभी वीडियोस वायरल होते हैं इन लोगों के। हाँ, आप देखो एक बार, पता नहीं कोई बंगाल का बीजेपी का MLA था, भाई साहब पता नहीं क्या ही देख रहे थे कोई कैंडी क्रश खेलता पाया जाता है। खैर, अब ऐसा नहीं कि हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा ही करते हैं, काफ़ी लोग अच्छे, मतलब मोस्टली अच्छे लोग हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं तो यार मेहनत से। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो हैं
कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब सारे ही सांसद खराब होते हैं। जैसे नितिन गडकरी को जी को देख लीजिए, या फिर काफ़ी हैं विपक्षी दल में भी हैं, इन सरकार में भी हैं, जो एक्चुअल में सही क्रिटिसिज्म करते हैं, सही उस पर डिस्कशन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे मनोज कुमार झा हैं, है ना। चलिए, तो अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 86। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो मैं भी क्यों, क्योंकि अभी मैंने डिसोल्यूशन तो बताया नहीं। तो डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो डिसोल्यूशन होता है बहुत बड़ा टर्म, जहाँ पे यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। डिसोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रीन कलर से, ठीक है। डिसोल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि इट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ लोकसभा, वेरी लाइफ ऑफ लोकसभा, यानी कि इसने एक सिटिंग उड़ाई या फिर मीटिंग उड़ाई, ठीक है। इसने एक सत्र उड़ा दिया, इसने लोकसभा ही उड़ा दी। कैसे? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया ना, उसके पास होने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो हाउस को डिसॉल्व कर देंगे कि अब निकल लो तुम लोग सारे के सारे लोग, अब फ्रेश हो। कि व्हाट इज एडजर्नमेंट सीने डाई। एडजर्नमेंट सीने डाई क्या होता है ये? तो एडजर्नमेंट सीने डाई होता है कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड कर देता है सिटिंग या मीटिंग को विदाउट नेमिंग अ डेट ऑफ रीअसेंबली। क्या होता है एडजर्नमेंट में कि वो बोलेगा कि अब मैं एडजर्न कर रहा हूँ और लंच के बाद मिलो या फिर कल आके मिलते हैं अभी, पहली चीज़, ठीक है। और एडजर्नमेंट सीनियर टाइम में क्या है, वो बोल देगा कि अब निकल लो, वो डेट नहीं बताएगा कि कौन सी डेट में मिल रहा है। तो सर फिर कब मिलेंगे? तो वो एक्चुअल में ये इस टूल का यूज़ करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू शो अ झंडा टू दी प्रेसिडेंट कि अब बेटा हमारी तरफ से हम तुमको सिग्नल दे रहे हैं कि तुम अब प्रोरोग कर दो इस पूरे सेशन को। तो एक तरह से एडजर्नमेंट सीनियर जस्ट बिफोर दी प्रोरोगेशन किया जाता है बाय दी हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एक तरह से वो झंडा दिखा रहा है प्रेसिडेंट को कि अब सब कुछ डिस्कशन हो चुके हैं, अब तुम प्रोरोग कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे कोई डेट ऑफ रीअसेंबली नहीं मेंशन की जाती है। आगे बढ़ते हैं 86 पे। एक बार मैं कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ओके। रिपीट रिपीट रिपीट। क्या चीज़ की, क्या चीज़, क्या रिपीट करना है? बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? क्यों? एक सेकंड रुको। अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दो। सर आर यू मैरिड, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बफरिंग अभी भी हो रही है? नो 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 नो। अच्छा, कहाँ से रिपीट करना है एक बार कंफर्म कर दो, कहाँ से रिपीट करना है? अब सही हो गया। ओके 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 ओके। लास्ट स्लाइड रिपीट करनी है, मैं रिपीट करता हूँ, कोई नहीं कोई नहीं। यस योंडो, अभी सही है। यार रिपीट हो जाता है ये। चलो, मैं आप में से किसी एक दो को ना अपना वो जो पर्सनल नंबर है वो दे दूंगा, ताकि कभी ऐसा होता तो कॉल कर दिया करो। पता चलता है पढ़ाते हुए निकल गया और बीच में बफरिंग हो जाता है। चलो, बंद हो गई अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, मैं चीज़ों को समराइज़ करता हूँ। मैंने ये बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एडजर्नमेंट, एक होता है प्रोरोगेशन और एक होता है डिसोल्यूशन। जो एडजर्नमेंट करता है, एक सेकेंड, जो एडजर्नमेंट करता है वो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन दोनों प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन और हाउस को समन करना, बुलाना, वो सारे काम प्रेसिडेंट करता है, ठीक। अब एडजर्नमेंट जो क्या करता है, सिर्फ एक सेटिंग को ख़त्म कर देगा, फिर एक मीटिंग को ख़त्म कर देगा। और आई होप ये मैंने आपको क्लियर हो गया है कि सेटिंग क्या होती है, मीटिंग क्या होती है। मैं जल्दी से बताता हूँ। हर दिन जो एक बैठता है सत्र, उस दिन एक होती है आपकी मीटिंग। एक मीटिंग में 2 सीटिंग होती हैं, प्री लंच, पोस्ट लंच। प्री लंच में 2 घंटे होते हैं, 11 से 12, जहाँ पे क्वेश्चन आवर होता है। वहाँ पे फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग होता है, जहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, ठीक है। क्वेश्चंस भी 3 तरह के होते हैं। ये नहीं होगा तो जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यहीं पे मैं ब्रीफ बता देता हूँ, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बट फिर भी आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टार्ड, ठीक है, दूसरे होते हैं अनस्टार्ड और तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन स्टार्ट में क्या है कि यहाँ पे आपके ओरल क्वेश्चन आंसरिंग होती है। ओरल मतलब है कि जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप
से मैंने ओरली पूछा, यानी कि यहाँ पे सप्लीमेंट्रीज फॉलो हो सकते हैं। अनस्टार्ड में क्या सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिटन आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं, रिटन रिक्वायर्ड होते हैं। शॉर्ट नोटिस में यानी एटलीस्ट 10 दिन का नोटिस देना होगा उस मिनिस्टर को, एटलीस्ट 10 दिन का, ठीक है, शॉर्ट नोटिस, तभी आप उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनको डिफरेंट तरह के पेपर्स में पब्लिश किया जाता है। खैर, ये क्वेश्चन आवर हो गया। अब अगला वाला जो घंटा होगा 12 से 1 जो होता है वो 0 आवर होता है, जिसको हम शून्य काल बोलते हैं। यहाँ पे एजेंडा ऑफ द डिसाइड होता है कि हम जब लंच के बाद मिलेंगे तो क्या हम एजेंडा क्या है हमारा, हम किस पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ 0 आवर। प्रोरोगेशन क्या है, ये एक सेशन को उड़ा देता है, सेशन को खत्म कर। एडजर्नमेंट एक सीटिंग या मीटिंग को खत्म कर रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोला कि आज का यहाँ पे आपका सीटिंग खत्म होता है, पोस्ट लंच मिलेंगे या फिर अब हम कल मिलेंगे। यहाँ पे क्या प्रोरोगेशन में वो सेशन को ही ख़त्म कर देता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जिस तरह से आई थिंक ये मामा के घर जाने वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, क्लियरली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन आवर एडजर्न होता है, हाँ वही एडजर्न होता है आपका जो, इफ क्या फिर से बफरिंग हो रही है क्या, ये बीच बीच में फालतू मत लिखा करो, बफरिंग है ना। तो और अगर डिसोल्यूशन की अगर बात करें तो इट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ लोकसभा, यानी कि डिसोल्यूशन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा, और दूसरी बात ये सिर्फ आपका लोकसभा में ही, और ये मैंने बता दिया। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, ये चीज़ तो मैंने बता दी ना ड्यूरेशन पे, हाँ ये चीज़ ड्यूरेशन पे हो चुकी है। तो डिसोल्यूशन सिर्फ आपका लोकसभा में हो सकता है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि आपने पूरे सत्र, पूरे एक तरह से हम बोल सकते हैं पूरी लोकसभा ही खत्म कर दी, फिर से फ्रेश इलेक्शंस होंगे, फिर से सारी चीज़ें होंगी। डिसोल्यूशन कब होता है, 2 केसेस में, या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, जिस तरह आपने देखा अभी मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया इमरान खान के अगेंस्ट, तो वहाँ डिसोल्यूशन। ऐसे यहाँ पे भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया पूरे लोकसभा को। और अगर जब हमारा 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा हो जाता है लोकसभा का, तब भी डिसोल्यूशन हो जाता है, जैसे कि अभी 2024 में होगा। और एडजर्नमेंट सीने डाई, फिर यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ दिस एडजर्नमेंट सीने डाई। तो एडजर्नमेंट जो सीने डाई होता है एक्चुअल में एडजर्नमेंट का एक बड़ा भाई हम बोल सकते हैं। इसमें अंतर क्या होता है, एडजर्नमेंट पे हमने देखा कि उसने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसने एक डेट ऑफ रीअसेंबली मेंशन करी कि अभी हम एडजर्न कर रहे हैं हाउस को और पोस्ट लंच मिलेंगे या फिर कल मिलेंगे, इस तरह से। एडजर्नमेंट सीने डाई में ये होता है कि वो विदाउट नेमिंग अ डे ऑफ रीअसेंबली, यानी कि वो डेट बताता नहीं है कि कब हमें मिलना है। वो एक्चुअल में एक झंडा होता है, झंडा दिखाता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि अब यहाँ पे मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ कि आप हाउस को प्रोरोग कर दो, यानी कि सारे जो डिस्कशंस होने थे सारे बिल्स पे सब कुछ काम हो चुका है, अब आप कर दो प्रोरोगेशन, यानी कि यहाँ पे कोई डेट ऑफ रीअसेंबली नहीं दी जाती है एडजर्नमेंट सीने डाई पे। क्लियर है भी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी डिस्कशन हो गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, बिकॉज आई थिंक कुछ बफरिंग का इशू हो गया था। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 86 पे, दैट इज राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस। हु इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होता है और वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन होता है राज्यसभा के केस में। वो हम अभी आगे देखेंगे, दोनों के बारे में आज ही के लेक्चर में खत्म करेंगे, ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में, ठीक है। तो एक इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। आप ऐसे समझ लो कि एक क्लास होती है, ठीक है। एक क्लास में मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, एक क्लास में होता है एक मॉनिटर होता है और एक होता है क्लास टीचर। तो मॉनिटर को आप समझ सकते हो लीडर की तरह, लीडर ऑफ द हाउस, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस भी हाउस का वो मेंबर होता है। और अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा का मेंबर है तो वहाँ का लीडर हो जाएगा, तो राज्यसभा का कौन होगा, जिसको भी वो बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि मेरे बिहाफ पे ये लीडर होगा इस हाउस का। और क्लास टीचर होता है हमारे एक क्लास में, वो क्लास टीचर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो क्लास टीचर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी स्पीकर होता है, जो करंट में ओम बिरला है। और अगर हम बात करें राज्यसभा के केस में चेयरमैन होता है, जो करंट में अभी जगदीप धनखड़, जो कि प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 86 बात करता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, हाउस को बुला सकता है, कुछ उसको स्पीच देनी है, कुछ उनको बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उनके साथ शेयर करनी है तो वो कर सकता है। सिर्फ इतना ही है आर्टिकल 86 में और कुछ नहीं है। कोई मैसेज देना है तो वो दे सकता है, आर्टिकल 86 नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ये है कि वो हाउस को एक तरह से एड्रेस कर सकता है। बट 87 एक स्पेशल एड्रेस है, 86 है एड्रेस और 87 है स्पेशल एड्रेस। और इस स्पेशल एड्रेस को हम जानते हैं मोशन ऑफ थैंक्स के नाम से। मोशन ऑफ थैंक्स, ये मोशन ऑफ थैंक्स होता क्या है, तो 2 ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। एक तो एट द कमेंसमेंट ऑफ, एट द कमेंसमेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं पूरा, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, आफ्टर ईच
जनरल इलेक्शन। और जब मैं जनरल इलेक्शन बोलता हूँ ना तो आम चुनाव की बात कर रहा हूँ, और आम चुनाव लोकसभा के होते हैं। आम चुनाव जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ जनरल इलेक्शन, तो दैट मीन मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। बिकॉज राज्यसभा तो एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर मतलब कि इसके 1/3 आ रहे हैं, 1/3 जा रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं, 1/3 जा रहे हैं, यानी कि एक इसका नलका है एंट्री वाला और एक इसका नलका है एग्जिट वाला। पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, यानी कि इसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। और लोकसभा में एक साथ पानी खत्म होता है, एक साथ पूरी लोकसभा डिसॉल्व होती है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाते हैं और फिर से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक तो जब फर्स्ट सेशन होगा, इसका मतलब क्या है, जो मैंने लाइन लिखी इतनी लंबी से, इसका मतलब है कि जो 2024 में जब चुनाव होंगे ना, तो जो नई लोकसभा बनेगी उसका जो पहला सेशन होगा वो, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर, ठीक है। अब ये फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर मतलब जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो, तो वो जो फर्स्ट सेशन है, एक तो वो हर फिस्कल ईयर का, और जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन जो अगले साल आपका होगा, इनको एड्रेस करेगा कौन? हमारा प्रेसिडेंट कलेक्टिवली एड्रेस करेगा, लोकसभा और राज्यसभा को कलेक्टिवली एड्रेस करेगा, कलेक्टिवली एड्रेस करेगा। अब एड्रेस करेगा मतलब इसका क्या हुआ एड्रेस करेगा? तो इसमें वो बताएगा कि पिछले साल गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ रहीं, किस तरह से मतलब चीज़ें आगे बढ़ी, गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों को लेकर काम किया। तो एक तरह से प्रेसिडेंट यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में दोनों में जॉइंट सीटिंग करके बुला रहा है। जॉइंट सीटिंग को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। बिकॉज समन, बुलाने का मतलब क्या हुआ? समन करना, और समन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। समन हो गया, प्रोरोग हो गया, डिसॉल्व हो गया, सारे पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। सिर्फ एक है एडजर्नमेंट का पावर, एडजर्नमेंट को बोलते हैं अवकाश, वो है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताता है, और पॉलिसीज़ को जब बताता है ना तो अलग से दोनों हाउसेज में इसको पास करवाना होता है। इट नीड्स टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज, पास्ड इन बोथ द हाउसेज सेपरेटली, बोथ दी हाउसेज सेपरेटली, इसको पास करवाना ज़रूरी होता है। और अगर ये पास नहीं हो पाया ना तो सरकार गिर जाएगी मतलब डिसॉल्व हो जाएगी। और सरकार डिसॉल्व, कौन सा हाउस डिसॉल्व हो सकता है? राज्यसभा का भी डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, नहीं लोकसभा, है ना। सेशन एडजर्न दोनों हो सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा, प्रोरोग भी दोनों हो सकते हैं, बट डिसॉल्व अगर बात करूँगा ना सिर्फ लोकसभा हो सकता है, बिकॉज लोकसभा में ही सरकार बैठती है, वही डिसॉल्व हो सकता है। एडजर्नमेंट में जो नोटिसेज वगैरह कुछ खत्म नहीं होते। प्रोरोगेशन में क्या होता है, अगर कोई पेंडिंग नोटिस होता है तो जब अगला सेशन बैठेगा तो उस तक खत्म हो जाएगा वो नोटिस। डिसोल्यूशन में कुछ तरह के बिल भी खत्म हो जाते हैं। अब इतना डीप में यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं, किस टाइप के बिल सस्टेन करते हैं, किस टाइप के एंड हो जाते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। नाउ 88, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स टू हाउसेस, सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार इनका ये है कि ये किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किसी भी सदन, अब किसी भी सदन मतलब कितने सदन है? 2 ही तो है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में किसी भी सदन में बोल सकते हैं। सिंपल टर्म्स में एकदम बता रहा हूँ मैं आपको, बोल सकते हैं, यानी कि दे हैव राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट राइट टू वोट, नॉट राइट टू वोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं एक मिनिस्टर का केस ले लेता हूँ, देन अटॉर्नी जनरल का एक अलग से केस लूँगा, ठीक। मिनिस्टर का मतलब या तो वो लोकसभा से मिनिस्टर होगा या तो राज्यसभा से मिनिस्टर होगा। मिनिस्टर है तो भाई एक टाइम पे दोनों हाउस का कोई भी मेंबर नहीं हो सकता है, नोट दिस थिंग। ना तो लोकसभा राज्यसभा का है सिमिलरली एक साथ, ना ही लोकसभा लेजिस्लेटिव का एक साथ, ना ही राज्यसभा लेजिस्लेटिव एक का असेंबली का एक साथ, मतलब एक मेंबर, ठीक है। कोई भी 2 हाउसेस का कभी भी मेंबर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम नहीं हो सकता है। ये तो लोकसभा का हो गया, तो राज्यसभा का। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई लोकसभा का है, मान क्या लेते हैं ये मोदी जी हमारे लोकसभा से हैं, वो राज्यसभा में जाके बोल सकते हैं, भी बोले भी हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में जाके बोल सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में वो कभी वो वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेता हूँ, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, राज्यसभा से हैं, ठीक है। फिर पीटी उषा है हमारी, पीटी उषा राज्यसभा में है, नॉमिनेटेड मेंबर है। राज्यसभा में वो बोल सकती हैं, वोट भी डाल सकती हैं, लेकिन लोकसभा में भी वो बोल सकती हैं, वोट नहीं डाल सकती, यानी वोट आप उसी हाउस में डाल सकते हैं जिसके आप मेंबर हैं। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी किस सदन के मेंबर हैं? किसी भी हाउस के नहीं। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, महान्यायवादी। तो फिर बात ये आती है कि इसको क्या दोनों सदन में वो राइट टू वोट नहीं है? बिल्कुल, आप जिस हाउस के मेंबर है उसी में आपके पास राइट टू वोट है, लेकिन इसके पास राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट है। लोकसभा में बोल सकता है जाके, राज्यसभा में बोल सकता है जाके, बट विदाउट राइट टू वोट। 89,
नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला सेक्शन हमारा यहाँ से चालू हो जाता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो यहाँ सब चालू होता है आपका ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट, कौन से डिफरेंट तरह के ऑफिसर्स होते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 89, जिसमें कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले भी हम देखेंगे जो राज्यसभा में के जो ऑफिसर्स होते हैं। एक सेकेंड, क्या सर आज़ाद बैच, रुक जाओ बेटा, ठीक है। अब स्पैम अगर करोगे तो हाइड कर दिए जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से लास्ट में ये पूछना, बीच में पॉलिटी को डिप्लॉय में लक्ष्मीकांत से पढ़ना पड़ा। अच्छा, डीपली में लक्ष्मीकांत से पढ़ना पड़ेगा। कुछ लक्ष्मीकांत और रजनीकांत की ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पे करा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, ठीक है। आप नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ सारी चीज़, कोई समझ में नहीं आती वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो आपको कुछ भी करने की लिटरली ज़रूरत नहीं है, बस समझो, यहाँ पे नोट्स आपने मिल ही जाने हैं, उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। कुछ किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पावरफुल कौन सी होती है राज्यसभा लोकसभा, क्या चीज़ ज़्यादा पावरफुल कौन सी होती है? बिल्कुल, अभी रंजन को कोई ने स्पीच दिया, बिल्कुल किसी भी हाउस में दे सकते हैं स्पीच। आर यू मैरिड मतलब इसका ही अभी कौन सा रेलेवेंसी है, ऐसा कौन सा भी डिस्कशन चल रहा है जो ये तेलुगु स्टूडेंट्स ऑल्सो वॉचिंग योर वीडियोज़ प्लीज़ टीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, अभी हिंदी भाषी मैं हूँ, हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करता हूँ, तो हिंदी तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मुझे ये बताइए चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? ये तो बहुत आसान है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ही इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दी, और ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। यानी कि कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, राइट। तो आर्टिकल नंबर 89 का जो सब क्लॉज 1 है वो यही बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये तो पहला इसका सब क्लॉज बोलता है 89 का, तो ये चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका जो है दैट इज़ रिगार्डिंग डेप्यूटी चेयरमैन। अभी डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है? तो डेप्यूटी चेयरमैन जो वो होता है जो चेयरमैन की एब्सेंस में या फिर वैकेंसी में डेप्यूटी चेयरमैन एक्ट्स एज दी चेयरमैन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कल वाइस प्रेसिडेंट की लड़की की शादी है, ठीक है, तो वो नहीं आ सकता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन एज अ चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। कल मान लेते हैं उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसने बोल दिया कि डिप्टी चेयरमैन तुम देख लेना जाके, तो उस केस में डिप्टी चेयरमैन होता है। और ये डिप्टी चेयरमैन को ये इलेक्ट किया जाता है या फिर चूज़ किया जाता है, इलेक्टेड बाय द हाउस या फिर चूजन बाय द हाउस, क्लियर। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बोलने जा रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, इसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस हैं, खासकर जब हम जॉइंट सिटिंग पढ़ेंगे वहाँ पे। वाइस प्रेसिडेंट इज़ not the member of either house of parliament, not the member of either house of parliament। आपको हो सकता है अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं कि वाइस प्रेसिडेंट इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, आप लोग टिक लगा दोगे, गलत है ये चीज़। वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर है, क्लियर है ये चीज़, ठीक। तो ये दोनों क्लॉज हैं, पहला चेयरमैन और दूसरा आपका डिप्टी चेयरमैन के रिगार्डिंग। 90 बात करता है वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। अब हम डिप्टी चेयरमैन का क्यों पढ़ रहे हैं, चेयरमैन का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बिकॉज चेयरमैन का हम पढ़ चुके हैं। कौन है चेयरमैन? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में हमने अलग से पढ़ा था। वाइस प्रेसिडेंट का जरा हम रिकॉल करते हैं, सीट इनकी वैकेट कैसे हो सकती थी वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। इनको रिमूव कैसे किया जा सकता था? वैकेट होने के इनके काफ़ी थे, एक तो ये खुद रेजिग्नेशन लेके दे दें, या तो इनको रिमूव कर दिया जाए, या तो इनकी डेथ हो जाए। ये सारे इंसिडेंसेस थे जहाँ से इनकी सीट वैकेट हो सकती थी, खाली हो सकती थी। रिमूवल कैसा हो रहा था वाइस प्रेसिडेंट का? लिख नहीं रहा हूँ, जल्दी से रिकॉल करिए। राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था बाई इफेक्टिव मेजॉरिटी, एग्रीड टू बाई सिंपल मेजॉरिटी बाई लोकसभा को सिर्फ उसको पास करना था बाई सिंपल मेजॉरिटी। रेजिग्नेशन किसको दे रहे थे जरा बताइए, रेजिग्नेशन किसको दे रहे थे जल्दी से। अब यहाँ पे इनकी हम बात करते हैं वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल की। तो वैकेशन वही सेम है कि अगर ये मेंबर नहीं है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इफ़ ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वहाँ हर जगह काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में RS लिख रहा हूँ बिकॉज राज्यसभा वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो इफ़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा,
ठीक है, या इसने रिज़ाइन दे दिया है। अब रिज़ाइन किसको देगा, तो ये रिज़ाइन देगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, रिज़ाइन बाय राइटिंग टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइटिंग टू चेयरमैन, और चेयरमैन कौन है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट है। और अगर रिमूवल की बात आएगी तो रिमूवल होगा इनका बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल से मेरा मतलब द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब इसको हम किस तरह की मेजॉरिटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी करके टर्म यूज़ नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इफेक्टिव मेजॉरिटी तो हम ये बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है ऑल दी देन मेंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में। अभी मान लेते हैं कि इसकी करंट में 245 है वैसे, तो मान लेते हैं इसकी 10 सीट वेकेंट है मान लेते हैं, तो 240 इसका मेजॉरिटी का मतलब होता है डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 1, दैट मीन्स 121, 121 अगर लोगों ने अप्रूव कर दिया रिमूवल के रेजोल्यूशन को तो ही स्टैंड्स रिमूव्ड, और ये रिमूव हो जाएंगे आपके कौन, डेप्यूटी चेयरमैन। तो आर्टिकल नंबर 90 सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन की बात करता है। और अगेन जिस तरह हमने बाकियों के रिमूवल के रेजोल्यूशन में देखा था, इसको भी 14 डेज़ का प्रायर नोटिस देना होगा। ये 14 डे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका पार्लियामेंट चैप्टर में, फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है खासकर पार्लियामेंट चैप्टर में। क्यों, क्योंकि 14 डेज़ का नोटिस प्रेसिडेंट को दिया जाना था, फिर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज देखेंगे, फिर यहाँ पे भी आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ऐसा ही था, और 14 डेज़ का ही जब हम मनी बिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी फिर ये 14 डेज़ आपका आने वाला है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 91, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, फिर आते हैं इस पर क्या पावर और ड्यूटी है डिप्टी चेयरमैन की। हाँ ओके ठीक, चलिए तो डाउट नहीं है, क्लियर, ठीक। तो अब आ जाते हैं पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन पे। क्या है पावर एज अ, अभी मैंने आपको बताया डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस इसलिए रखा गया ताकि कल को अगर एब्सेंट या वेकेंट है हमारा चेयरमैन तो वो डिप्टी चेयरमैन के तौर पे एक्ट कर सके। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट हो गए, ठीक है, दोनों ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही अगर एब्सेंट हो गए तो क्या होगा, क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो चेयरमैन होता है वो 10 मेंबर्स को हाउस में बिठा के रखता है, मतलब अपॉइंट करके रखता है एज अ पैनल ऑफ। ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ जो आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि ऐसा पैनल ऑफ चेयरपर्सन या पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन करके होता है, ठीक है। तो पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंट करके रखता है कौन, राज्यसभा में जो चेयरमैन होगा वो। और इनमें से कोई एक मेंबर उठ के आएगा जब इन दोनों की एब्सेंसी होगी, उस केस में वो हाउस को प्रिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यानी आप ये चीज़ समझ गए ना कि अगर चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन भी वेकेंट है, नहीं, इफ़ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वेकेंट एंड डेप्यूटी चेयरमैन इज ऑल्सो सीट इसकी भी वेकेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई एक मेंबर प्रिसाइड नहीं कर पाएगा। कुछ लोग अभिजीत की तरह माथा पकड़ लिए होंगे कि सर पगला गए हैं क्या आप, अभी तो बोल रहे हो जाएगा और अभी बोल रहे नहीं हो पाएगा। तो पगला नहीं गए, फिर से सुनो, ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे क्या मैंने कुछ ऐसा डिफरेंट आपको लग रहा है, ठीक है। फिर से मैं दोनों स्टेटमेंट बोलता हूँ। अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट होंगे तो उस केस में इन 10 मेंबर्स जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं, जिसको चेयरमैन ने अपॉइंट करके रखा है, उनमें से कोई एक आएगा और सेशन को प्रिसाइड करेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन अगर दोनों अगर आपके वेकेंट रहते हैं, तो सीट वेकेंट रहती हैं, तो उस केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई भी मेंबर आके प्रिसाइड नहीं कर सकता है, पावर ही नहीं है ये। दोनों में अंतर था एब्सेंट और वेकेंट का। एब्सेंट और वेकेंट में अंतर होता है। फॉर एग्जांपल चेयरमैन की बेटे की शादी डिप्टी चेयरमैन की बेटी के साथ है, तो दोनों अभी एब्सेंट हैं कामकाजी काम में। फिर चेयरमैन बीमार हो गया, डिप्टी चेयरमैन बीमार हो गया, तो दोनों एब्सेंट है। दैट डजंट मीन कि वो सीट खाली हो गई, वेकेंट हो गई। वेकेंट कब होता है, फॉर एग्जांपल डेथ हो गई चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की भी डेथ हो गई, फिर चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया। चेयरमैन किसको रिज़ाइन करेंगे ज़रा बताइए, किसको लिख के रिज़ाइन करते हैं चेयरमैन हमारे, और डिप्टी चेयरमैन ने भी रिज़ाइन कर दिया, फिर इनकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर इनको रिमूव कर दिया गया। उस केस में परमानेंट एक तरह से फॉर एग्जांपल आज आप स्कूल नहीं गए,
कभी हो जाता था आपको फीवर आ जाता था, आप स्कूल नहीं आते थे, ठीक है, और उस केस में आप बेड रेस्ट लेते थे ना क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा था आपको, और वही फिर आप चिपकाते हैं अपने क्लास टीचर को। क्लास टीचर समझ जाता है कि तुम हमको गोली दे रहे हो, ऐसा कुछ तुम्हारे हाव भाव से नहीं लग रहा है कि तुमको फीवर और बेड रेस्ट के लिए तुम्हें डॉक्टर ने 2 दिन का एडवाइस किया है लेकिन उस केस में ऐसा तो है नहीं कि ये बोल दिया था कि ये जो है, मान लेते हैं राहुल जी, अब इनकी सीट वेकेंट हो गई, अब ये हमारे बीच में ये भाई साहब नहीं रहे, इन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, ऐसा तो नहीं ना। 2 दिन आप नहीं गए तो आपकी सीट वेकेंट। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अब आपको पढ़ना लिखने से आपका सब मोह भंग हो चुका है, अब आप काम पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी वो सीट वेकेंट हो गई। इस तरह से क्लियर है? वो हम देखते हैं किस तरह से होती है, बट यहाँ तक आपको क्लियर। अब ये बात आती है, अगर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन दोनों वेकेंट हो गए तो क्या होगा? एब्सेंट में तो आपने बता दिया कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन से आ जाएगा। वेकेंट के केस में प्रेसिडेंट आएगा जल्दी से, ठीक है, और किसी एक मेंबर को उस केस में प्रेसिडेंट आएगा और वो अपॉइंट कर देगा किसी को भी टू एक्ट एज चेयरमैन, और जल्दी से बोलेगा क्या, फिर वाइस प्रेसिडेंट के जल्दी से इलेक्शंस करवाने होंगे, बिकॉज चेयरमैन है कौन? वाइस प्रेसिडेंट, और चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन को नहीं, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा चेयरमैन। हमने देखा था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है, क्लियर है? तो वैकेंसी के केस में प्रेसिडेंट आएगा और किसी मेंबर को अपॉइंट कर देगा, एब्सेंसी केस में ऐसा होगा। अभी पैनल ऑफ चेयरपर्सन की फर्स्ट वेमेन कौन बनी है जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में अपॉइंट करी गई हैं? कोई बताएगा? फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड इन दी पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन राज्यसभा, शी इज पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 92, सॉरी अगले आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 92, एंड दैट टॉक्स अबाउट द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाले रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि अगर इनके खिलाफ रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये जाके सेशन को प्रिसाइड करेंगे, इनसे बोलेगा आ जाओ बेटा नीचे उतर के आ जाओ घूम के आ जाओ जरा इधर पे ठीक है, तो इनको नीचे बिठाया जाएगा, नीचे मतलब सबके साथ बिठाया जाएगा कुर्सी में। अब ये उस कुर्सी उस राजगद्दी में नहीं बैठेंगे जहाँ पे इनके पास सेशन को एडजर्न करने का पावर था, किसी को रेस्टिगेट करने का पावर था, ये सारे पावर इनके छीने जा चुके हैं क्योंकि इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है अभी। क्लियर है? और अब यहाँ पे जो इसका प्रोविज़न है, प्रोविज़न नंबर 292 का, वो बात करता है इनके राइट टू वोट की। अब बहुत ध्यान से समझना, क्या समझना कि 2 तरह की वोटिंग होती है पार्लियामेंट में। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ 2 तरह की वोटिंग होती हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ वोटिंग इज वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, और दूसरा होता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट, कोई भी मान लो चीज़ डिसाइड करनी है तो वोटिंग से होती है। ठीक है, लोगों से पूछा था कितने लोग सपोर्ट में, दोज हू आर इन द सपोर्ट से येस, दोज हू आर इन द अपोजिशन से नो, तो इस तरह से वोटिंग होती है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 60 लोगों ने बोला येस, 40 लोगों ने बोला नो, ठीक है, तो उस केस में जो 60 बोल रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है, और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाएगी। अब 100 लोग वोट कर रहे थे और 50 ने बोला येस, 50 ने बोला नो। अब इस केस में क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ वोट हो गई। तो उस केस में, इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, कास्टिंग वोट दिया गया हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कि जब ऐसा हो तो आप अपना वोट डाल के मसले को सुलझा देना। ठीक है, आपका वोट डालोगे तो अपने आप जो 51 जिस भी साइड आप डालोगे वो बात मान ली जाएगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कास्टिंग वोट का पावर दिया गया है। तो ये एट फर्स्ट इंस्टेंस वाला पावर किसको, इन जनरल, जैसे कि ये हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो राजगद्दी बैठा हुआ, और ये सब इसके मान लेते हैं नीचे ये सब जो सदन के सदस्य वो लोग बैठे हुए, ये वोटिंग करते हैं एट फर्स्ट इंस्टेंस। ये तभी वोट करता है जब ज़रूरत पड़ती है कि भाई इक्वालिटी ऑफ वोट हो गया तब। ठीक, जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये भाई साहब वहाँ के नीचे बैठ जाएंगे। अब इनके पास कौन सा वोट होगा, कास्टिंग वोट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उस गद्दी पे जो बैठेगा उसी को कास्टिंग वोट है। तो इसका मतलब इनके पास फर्स्ट इंस्टेंस का होगा। ये बात आधी सत्य है, आधा सत्य आधा फसाना। कैसे? ये एट फर्स्ट, जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा ना, तो लिख नहीं रहा हूँ, समझ लो कि डिप्टी चेयरमैन के पास तो एट फर्स्ट इंस्टेंस का वोट होगा लेकिन चेयरमैन के पास नहीं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, किस लिए? इसलिए बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। मेंबर्स को ही वोटिंग का पावर होता है, याद करो। ये जो हम भाई पावर ऑफ पढ़ रहे थे, ठीक है, पावर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये चीज़ देखी थी ना कि जो मेंबर होते हैं सिर्फ उनको पावर होता है कि वोट डाल सकते हैं एट फर्स्ट इंस्टेंस वाला। तो ये भाई साहब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो वोट नहीं कर सकते हैं।
ठीक। अब आते हैं 93 में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। जिस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हमारा राज्यसभा में चेयरमैन, उसको असिस्ट करने के लिए फिर जब वो नहीं होता है तो डिप्टी चेयरमैन होता है, उसी तरह लोकसभा में होता है हमारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर यानी अध्यक्ष और इसको डिप्टी स्पीकर को बोलते हैं उपाध्यक्ष। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट स्पीकर कौन था, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। वैसे तो ये सारी चीज़ें आई होप एमसीक्यू में हम लोग करेंगे, बट फिर भी आप अभी बता दीजिए आप। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं आपके, दोनों लोकसभा में होते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लोकसभा में। अब बात ये आती है कि उस केस में, वहाँ के राज्यसभा केस में तो चेयरमैन बन गया था, जो वाइस प्रेसिडेंट था वो अपने आप चेयरमैन बन गया था राज्यसभा में। स्पीकर कौन होता है ये, स्पीकर जैसे कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को चूज़ किया था उस हाउस के लोगों ने, उसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को हाउस चूज़ करता है विद इन देमसेल्स। उस हाउस का कोई मेंबर होगा उसको चूज़ किया जाएगा। यूजुअली होता है स्पीकर रूलिंग पार्टी का, ओम बिरला लोक बीजेपी से हैं। डिप्टी चेयरमैन स्पीकर को यूजुअली क्या ऑपोजिशन पार्टी से रखा जाता है। ये कन्वेंशंस है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, यानी विद इन द हाउस से ही इन लोगों को चूज़ किया जाता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों हाउस लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं। अनलाइक इन द केस ऑफ राज्यसभा, जहाँ पे चेयरमैन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, यानी कि वो राज्यसभा का भले प्रिसाइड कर रहा है लेकिन उस हाउस का मेंबर नहीं है। ठीक है, और जब वो प्रिसाइड कर रहा है राज्यसभा का चेयरमैन, तो वो उसको सैलरी कौन सी मिल रही है, सैलरी जो वाइस प्रेसिडेंट वाली है वो आपको सैलरी उसकी मिल रही है। ठीक है, 94 क्वेश्चन पे, सॉरी अगेन क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 94 आर्टिकल पे आते हैं। वैकेशन एंड डेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इन लोगों का रिमूवल और सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो रिमूवल किस तरह से हो सकता है, फिर सीट इनकी किस तरह से हो सकती है वैकेट, या तो ये हाउस के मेंबर नहीं है पहली चीज़। ठीक है, दे शैल वैकेट द ऑफिस इफ दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा, अगर वो हाउस के मेंबर नहीं है। दूसरा प्रोविजन ये बोलता है कि ये अगर रिज़ाइन कर दें, ठीक है, रिज़ाइन कर दें। अभी रिज़ाइन पता है किस तरह से करते हैं, रिजिग्नेशन इनका देख लो। स्पीकर जो होता है वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है, और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है। नहीं, दोनों आपस में मैनेज कर लेते हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कर लेते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, उसी तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को दे देता है। ठीक है, या तो ये क्या इनको रिमूव कर दिया जाए। रिमूव किस तरह से होगा, अगेन इफेक्टिव मेजॉरिटी, दैट इज ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे 14 डेज का आपको नोटिस देना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि स्पीकर, इसी मतलब आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस, शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस until immediately, ये अभी मैं आपको मतलब भी समझाता हूँ, until immediately before the first meeting of the house, until immediately before the first meeting of the house। इसका मतलब ये होता है कि अगर आज लोकसभा डिसॉल्व हो गई मान लेते हैं, तो स्पीकर भी एकदम कुर्सी छोड़ के नहीं भाग जाएगा। क्यों नहीं भागेगा, तब तक नहीं भागेगा जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ जाती है, तब तक। तो स्पीकर तब तक कब तक रहेगा, अनटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। तो जो अगला वाला लोकसभा आएगा उसका जब फर्स्ट मीटिंग बस शुरू होने वाला, तो तुरंत वो हट जाएगा और उनका खुद का एक नया फिर से स्पीकर आ जाएगा। ठीक है, और वो किस तरह के स्पीकर होते हैं अभी हम देखेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता स्पीकर, इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस करता है। इमीडिएटली कब करता है, बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 1995 की, पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर। और अब यहाँ पे छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ठीक है, और यहाँ तक नहीं होगा तो हम आर्टिकल नंबर 100 तक कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 100 तक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे यहाँ के, तो यहाँ पे पावर दिए गए हैं डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर। अगेन दो चीज़ें हैं। अब डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह होगा, चाहे डिप्टी स्पीकर की सीट एब्सेंट हो या वेकेंट हो, दोनों का मतलब आपको पता है। ठीक, लेकिन अगर स्पीकर भी नहीं है, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है उसको प्रिसाइड करने के लिए, तो अगेन दो ऑप्शन खुल जाते हैं। ये देखना कि ये क्या दोनों एब्सेंट है या फिर वेकेंट है। अगर एब्सेंट वाला केस है तो यहाँ पे स्पीकर जो है नॉट मोर देन 10 पर्सन को पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करके रखता है। पैनल ऑफ
स्पीकर मत समझना कि वहाँ पैनल ऑफ चेयरपर्सन तो यहाँ पे पैनल ऑफ स्पीकर होगा, नहीं, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इसको बोलते हैं, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। उनमें से कोई एक जाके एब्सेंसी में प्रिसाइड करेगा। वैकेंसी में अगर बात करें, वैकेंट जब आपकी सीट होगी, यानी कि जब स्पीकर की भी सीट वैकेंट है, डिप्टी स्पीकर की भी सीट वैकेंट है, उस केस में अगेन यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा और प्रेसिडेंट उनमें से किसी एक मेंबर को उस गद्दी पे बिठा देगा और जल्दी से फिर से बोलेगा उससे कि आप चूज़ कर लो अपने हिसाब से कि आपका स्पीकर अब नया कौन होना चाहिए, बिकॉज हाउस ही चूज़ करता है। वाइस प्रेसिडेंट में तो पूरा इलेक्शन हो रहे थे, हमने देखा था, यहाँ पे हाउस आपका चूज़ कर रहा था। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं ये अलग से कोई ओथ नहीं लेते हैं। दे डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी डिफरेंट और टू एनी स्पेशल ओथ। क्यों? क्योंकि ये हाउस के मेंबर हैं। जब ये हाउस के मेंबर बने होंगे तो इन्होंने अपने आप उस हाउस के मेंबर की ओथ ले ली होगी, तो इसके अलग से कुछ ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हाउस के मेंबर बने होंगे उसी ओथ से इनका काम चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। और पैनल ऑफ चेयरपर्सन और जो वाइस चेयरपर्सन बताइए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में नहीं ली, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एज पार्लियामेंट में डिसाइड, पार्लियामेंट ने ही डिसाइड किया था। फिर 96 पे आते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। वही सेम चीज़, ये दोनों गद्दी में बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़, चलिए अभी उसको क्लियर करता हूँ। जैसे स्पीकर जी गद्दी में बैठे हुए हैं, इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो इनसे बोला जाएगा बेटा आ जाओ नीचे, तो आ जाओ जरा, ठीक। अब ये डिप्टी स्पीकर कहाँ बैठता है? डिप्टी स्पीकर क्या बगल में कुर्सी डाल के, छोटी कुर्सी डाल के बैठता है क्या? नहीं। डिप्टी स्पीकर इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस व्हेन द स्पीकर इज प्रिसाइडिंग इन द हाउस। सेम गोज विद द राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस व्हेन द चेयरमैन इज प्रिसाइडिंग द हाउस। डिप्टी स्पीकर की पावर इस गद्दी पे तब बैठेंगे जब स्पीकर नहीं होगा। डिप्टी चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा इस गद्दी पे तब बैठेंगे जब चेयरमैन नहीं होगा, ठीक। अब इनके जब रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा ना, मान लेते हैं कि स्पीकर का चल रहा है, अब डिप्टी स्पीकर का रिमूवल का रेजोल्यूशन कब चलेगा? वैसे तो यहाँ देखो, स्पीकर का मान लेते हैं रिमूवल का रेजोल्यूशन चलेगा, ये यहाँ के बैठेंगे और इनके पास अब वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और वोट कास्टिंग वोट होंगे कि नहीं होंगे बताइए? अब मैं तुरंत बोल रहा हूँ कि दोनों होंगे, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी होगा, कास्टिंग वोट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास क्यों नहीं था? क्योंकि वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं था, ये तो है ना। तो इसके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा इस केस में जब यहाँ बैठेगा। जब इस गद्दी पे बैठा है तो सिर्फ कास्टिंग वोट, नो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, बिकॉज आप ऊपर बैठे हुए हैं, आपके पास जब इक्वालिटी ऑफ वोट होगा तभी आपको वोट डालने का मौका मिलेगा, कास्टिंग वोट। लेकिन अगर आप जब यहाँ बैठे हो तो कास्टिंग वोट आपके पास पावर नहीं है, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस है। कास्टिंग वोट किसके पास है? जो इस गद्दी पे बैठा हुआ है। अगर डिप्टी स्पीकर बैठा हुआ तो ये मान लेते हैं स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर गद्दी पे बैठे हुए हैं। अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मान लेते हैं रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो वो यहाँ आके उतर के बैठेंगे और इनके पास फर्स्ट इंस्टेंस का ही वोट रहेगा, कास्टिंग वोट का नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि स्पीकर यहाँ बैठे हुए हैं, स्पीकर यहाँ पे गद्दी पे बैठे हुए, इनके खिलाफ कोई रिमूवल का रेजोल्यूशन नहीं चल रहा है, ना ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है। अब डिप्टी स्पीकर के पास कौन सा वोट होगा? तो अभी तो मैंने बोला कि व्हेन द हाउस इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। तो एनी अदर मेंबर हाउस की तरह इनके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस ही होगा जब तक ये स्पीकर की गद्दी पे नहीं बैठे हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। 97 पे आते हैं। यहाँ पे सैलरीज और अलाउंसेस लिखा हुआ है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, ठीक है। सैलरी इन लोगों को कितना भत्ता वगैरह मिलेगा वो लिखा हुआ है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 98 पे आते हैं। 98 है आपका सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, अगेन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? ये एक्चुअल में प्रेसिडेंट उस हाउस के पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा केस में लोकसभा के जो चेयरमैन, लोकसभा के जो स्पीकर हैं और चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, उनसे सलाह मशवरा करके सेक्रेटेरिएट अपॉइंट करते हैं। उनकी कैसे सर्विस कंडीशन होंगे, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। ये होते कौन है सेक्रेटेरिएट होते हैं जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, परमानेंट होते हैं ये, ठीक है। तो वो लोग इनको असिस्ट करने का काम करते हैं सब। जो एक तरह से वो जो सेक्रेटेरिएट होता है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का होता है बंदा, वो एक तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर को असिस्ट करता है उसके मैटर्स पे, ठीक है। तो एक IAS ऑफिसर होता है, बस इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना। बस सेक्रेटेरिएट है 98 में। 99 पे आते हैं। ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स, शपथ के बारे में दिया है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ के रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 19 में ये लिखा हुआ है कि या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है, यानी कि दे सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय प्रेसिडेंट, यानी कि या तो वो दिलाएगा या फिर जिसको उसने अपॉइंट किया है वो दिलाएगा। एक्चुअल में वो दिलाता नहीं है,
उसके लिए वो कर देता है प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट। ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रोटेम स्पीकर, और ठीक है हाँ, वो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर देता है। हु इज़ दिस प्रोटेम स्पीकर, ये एक नया कौन सा टाइप ऑफ स्पीकर आ गया भाई, अभी तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर पढ़ा था, प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो नई लोकसभा आती है उनको शपथ दिलाने के लिए एक टेम्पररी स्पीकर को अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसके पास सारी स्पीकर वाली पावर रहती हैं बट टेम्प्रेरी, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। कितने टर्म के लिए, जैसे ही शपथ दिला देगा ना सबको, प्रेसिडेंट बोलेगा कि प्रोटेम स्पीकर बेटा उतरा उधर से साइड आ जाओ, और हाउस से बोलेगा कि अब आप लोग अपना एक परमानेंट स्पीकर चुन लो। ये प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट किसको चुनता है, अपनी मर्जी से, यूजुअली सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है उसको, जो सीनियर मोस्ट, ये फ्रेंच प्रैक्टिस से लिया हम लोगों ने कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करते हैं एकदम से। तो प्रोटेम स्पीकर ये टेम्प्रेरी स्पीकर होता है जिसका काम ओथ दिलाने होता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ ओथ दिलाने का होता है, जो न्यूली ओथ टू न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स या फिर लोकसभा। ठीक है, या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा या फिर कोई अदर पर्सन, ये लिखा हुआ 99 में, बट दिलाता कौन है यूजुअली, जैसे कि अगर हम लोकसभा के केस में देखें तो तुरंत जो अपॉइंट होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर। इस प्रोटेम स्पीकर को असिस्ट करने के लिए 2 लोग देता है, खैर उतना हमें डीप में नहीं पढ़ना है। 100 पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 100 यानी कि 100 किसकी बात करता है। तो 100 जो अभी मैं वोटिंग की बात कर रहा था ना, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, कास्टिंग वोट, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो सर वहाँ क्यों बताए थे, तो वहाँ ये चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ समझाते तो उसका मतलब आपको ज़्यादा समझ ना आता ना, तो वहाँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के साथ साथ आपने समझ लिया तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया, बिकॉज वही चीज़ यहाँ पे फिर से रिपीट है। तो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और जो आपका कास्टिंग वोट है, वो सारी चीज़ें इसी में आपकी मैंशनड है। कास्टिंग वोट कब होता है, जब इक्वालिटी ऑफ वोट होता है, बट इसके बियॉन्ड भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये तो इसका सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में ही ख़त्म हो जाता है, बट सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। सब क्लॉज 3 इसका बात करता है, दैट इज़ कोरम। किसके बारे में बात करता है, कोरम। व्हाट इज़ दिस कोरम, इसको बोलते हैं हिंदी में गण पूर्ति। ठीक है, गण पूर्ति। अभी गण पूर्ति क्या होती है, तो ये होता है कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम number of members required to carry on the proceedings of the house, required to carry on the proceedings of the house। एक हमारा दोस्त था, उसको हम कैडी करके बुलाते थे, पता नहीं वो कुछ मेरठ साइड का था आई थिंक, तो मेरठ साइड में आई थिंक कैडी वर्ड का कुछ ज़्यादा यूज़ होता है। भाई क्या कैडी चीज़ है ये मतलब कोई, जैसे कि कोई चीज़ खरीदी हम लोगों ने तो कि कितनी भाई कैडी चीज़ है, कितना कैडी टेस्ट है, आप कुछ अलग तरह से इसको मत रिलेट करिएगा, लेकिन वो बंदा वो अलग तरह से भी रिलेट करके हम लोगों के मज़े करवाता था, इसलिए उसका नाम फिर हम लोगों ने कैडी रख दिया था। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन दी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। इसको मैं सिंपल टर्म से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि टोटल 4000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं टोटल 4000 स्टूडेंट हैं जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, फिर पॉलिटी के लोग मान लेते हैं कि कोर्स में है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो उसमें से अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि अगर इसके 1/10 मेंबर नहीं आएंगे, यानी कि अगर 400 मेंबर लाइव क्लास में पढ़ने नहीं आएंगे तो मैं उस दिन क्लास नहीं लूँगा। यही है आर्टिकल नंबर 103 में, और 4 बात करता है इस चीज़ की। किस चीज़ की, कि ये कौन बोलेगा कि अगर इतने लोग नहीं आएंगे तो हम नहीं क्लास चलाएंगे, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 100 सब क्लॉज 4। ठीक है, 100 सब क्लॉज 4, नहीं सर दिल्ली से हैं, अच्छा कहीं वो यूट्यूबर नहीं वो यूट्यूबर नहीं है। ठीक है, चलो, तो 100 सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि अगर कोरम नहीं है तो क्या होगा। अगर कोरम नहीं होगा तो इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ देयर इज़ नो कोरम, इफ़ द कोरम इज़ नॉट मेट। अच्छा ये बताइए, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कोरम में हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इफ़ द कोरम इज़ नॉट मेट, इन दैट केस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, मैं इसी वजह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर टर्म को यूज़ कर रहा हूँ, स्पीकर या चेयरमैन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे मैं बोलता हूँ तो उससे स्पीकर भी आ जाता है और चेयरमैन भी आपका आ जाता है। तो इस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो सस्पेंड कर देगा मीटिंग को, ही और शी विल सस्पेंड द मीटिंग, या फिर एक तरह से हाउस को एडजर्न कर देगा, सस्पेंड दी मीटिंग। इसी को हम बोलते हैं, वो उसने क्या कर दिया, हाउस को एडजर्न कर देगा कि जब इतने लोग आ जाएंगे तब। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लोकसभा के केस में बात करूँ तो 1/10 कितना होगा, 550 का 55 होगा। राज्यसभा में कितना होगा,
25 हो गए, नहीं इतने मेंबर अगर नहीं है तो हाउस को वो एडजर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे 101 से कल 101 का भोग लगाएंगे। यहाँ से हम हमारा डिसक्वालिफिकेशन वाला पूरा सेक्शन चालू होगा। ठीक है, तो कल हम लोग यहाँ 123 तक कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद आपके एमसीक्यूज़ भी लगे हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ कल का थोड़ा हो सकता है लेक्चर बड़ा हो, साथ ही साथ हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर भी करने वाले हैं, और उसको कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ चीज़ें बस डिफरेंट है, वो आपको बता दूंगा। जिस तरह से मैंने आपको गवर्नर और सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में बताया था, इससे क्या होता है कि आपके एक ही टाइम पे दो चैप्टर खत्म हो जाते हैं, इसका ये एडवांटेज होता है। ठीक है सर, वो वोटिंग वाली साइड वापस अच्छा वोटिंग वाली साइड वापस एक्सप्लेन करो, स्पीकर एंड चेयरपर्सन की क्या डाउट क्या है? चेयरपर्सन और मुझे पता है उसमें डाउट आएगा, मुझे पता था, ऐसा मुझे लग ही रहा था इसमें तुम्हारा डाउट आएगा। भाई मैंने वोटिंग में बताया कि आपका जो इस गद्दी पे बैठेगा, राजगद्दी पे, उसके पास वोट कास्टिंग वोट होगा, जो कि इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाती तब होता है। यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होता है। अगर इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो यहाँ आके बैठना पड़ेगा नीचे, और नीचे बैठने पर वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस मिलता है। लेकिन ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ये नहीं मिलता है, डिप्टी चेयरमैन को मिलता है, डिप्टी स्पीकर को मिलता है, लोकसभा के स्पीकर ऑफ लोकसभा को मिलता है, इसको बेचारे को नहीं मिलता, बिकॉज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, तो ये सिर्फ बैठा रहेगा, सिर्फ बोलेगा और कुछ नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, बहुत कैड़ा लेक्चर था। अच्छा आप किसी का कोई डाउट हो तो क्लियरली अच्छा पूछ लो। ठीक है, अगर किसी का बीच में कुछ मिस हो गया हो तो। आप भी कैड़े पॉइंट मारते हो। अच्छा आ गया मौत का फरमान, एमटीएस रिजल्ट 2020 आउट। अच्छा ये मौत का फरमान होता है। नौबस्ता से है हमारी नगरी से, और जितना मैं देख पा रहा हूँ तुमने जेके टेम्पल का फ़ोटो लगा रखा है, क्यों है ना? डिप्टी स्पीकर को कैसे अपॉइंट? ही इज़ चूजन, स्नेहल मलिक, ही इज़ चूजन बाय द हाउस लाइक स्पीकर इज़ चूजन। ठीक है, और इनका रिमूवल दोनों का इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है, तो कोई अलग से प्रोसीजर नहीं होता है चूजन बाय द हाउस। ठीक है, यूजुअली वो होता है आपका सर ये बिल वगैरह। हाँ क्या नाम है, टी कोई बहुत ऊपर कमेंट भाग रहा है। वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट इज़ डिसाइडेड बाय स्पीकर। बिल्कुल, ये हम लोग कल चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और स्पीकर के केस में ये भी मतलब डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, वो पार्लियामेंट कमिटीज़ चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, मंडे को एक और चैप्टर ऐड करता हूँ इसी में, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जिसमें कि आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और अमेंडमेंट, 3 चैप्टर्स देखेंगे मंडे को। कल भी, ऐसा नहीं कि कल नहीं है, कल भी आप लोगों का ये हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कैसा था लेक्चर भाई? इस लोकसभा डिज़ोल्व होने से री इलेक्शन होता है क्या? बिल्कुल, अगर आपका डिज़ोल्व हो जाएगा लोकसभा, फिर से चुनाव होंगे, फिर से नई लोकसभा आएगी। गुड नाइट सर अर्जुन तिवारी, गुड नाइट बेटा। पार्ट और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? पार्ट और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? पार्ट बात करता है, जैसे कि पार्ट है ये आपके, ठीक है, पार्ट के अंदर है आर्टिकल्स, लाइक मैं बोल सकता हूँ ये आर्टिकल है, ये पार्ट है, एंड ये शेड्यूल्स हैं। अब ये आप समझ पाओगे, शेड्यूल्स अलग हैं, पार्ट हैं ये आर्टिकल। पार्ट के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल मिलेंगे। पार्ट एक तरह से आप चैप्टर बोल सकते हो, आर्टिकल उस चैप्टर के अंदर कितने जो पन्ने हैं, या फिर आप पार्ट को बोल सकते हो एक पूरा, जैसे कैलकुलस हम लोग पढ़ते थे ना, कैलकुलस में आपके डिफरेंशिएशन भी आती थी, इंटीग्रेशन भी आती थी, आपके एरिया अंडर द कर्व आता था, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वो कैलकुलस के अंदर आ रही हैं। तो कैलकुलस इज़ अ पार्ट, और जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आपकी क्या होंगी, ये आपके आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, शेड्यूल में जैसे हमारे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इसमें एक तरह से आर्टिकल्स को सपोर्टिव, क्या रेलवे जीके कहाँ से पढ़ें? अरे रेलवे जीके कहाँ से पढ़ें, यहीं से पढ़ो और कहाँ से पढ़ो है, उसके लिए अलग से अब तुम रेलवे का जीके चलाएंगे क्या हम? हैं, कल भी लेट आएंगे महोदय। नहीं यार, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, अब तुम लोगों को लगता है ऐसे ऐसे सब ठीक है, अब पीपीटी में ये चीज़ वो चीज़, थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं, टाइम लग जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सब। राघव चड्ढा को कौन सस्पेंड किया है? सस्पेंड करने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। ठीक है, तो इसमें कोई बात ये नहीं आती कौन किया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, जिस भी हाउस में बदतमीजी जो भी करेगा, या फिर अगर मन चला है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि आज बीवी से झगड़ा हो गया हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जी का, ठीक है, तो किसी भी को अगर किसी ने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात की तो तुरंत सस्पेंड कर दिया।
चलो अंशिका, मैं कल समझाता हूँ इसको। मेजॉरिटी है ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल, और नहीं होगा तो मैं क्लास स्टार्ट ही इसी से करूँगा कल, मेजॉरिटी से ही। 1/10 मेंबर रहने चाहिए ना सेशन होने के लिए, बिल्कुल साहिल, और उसमें आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी इंक्लूड होता है। और किसी का कास्टिंग वोट एंड फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है जो मेंबर्स के पास होता है वोट। कास्टिंग वोट होता है जो राजगद्दी पे बैठा है, नहीं तो जो हाउस को प्रिसाइड कर रहा है उसके पास होता है। बिकॉज उस समय ये किसने क्वेश्चन पूछा, राहुल भारद्वाज, बिकॉज उस समय ये प्रोविज़न नहीं था, ठीक है, उस समय ये प्रोविज़न नहीं था। और आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट परफॉर्म लाइक द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सर आप क्या करते हैं अभी? तो वही तुम्हें पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में 12:48 पे, बाकी इसके बाद क्या करते हैं वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। 999 वाला बैच समझा दीजिए। समझा दीजिए मतलब क्या समझाने से बैच में भाई? बैच है और इसमें बहुत लोग बोल रहे थे PYQ सीरीज़ के भी नोट इसी में हैं, ठीक है, आप अंदर चेक करो, मैंने वो डलवा दिए। अभी एक बार कंफर्म करो हैं कि नहीं है। जी के वाला जब आप सेक्शन क्लिक करते हो तो एक आपको पॉलिटी करके दिखता होगा जहाँ पॉलिटी के लेक्चर्स हैं, और एक आपको SSC जी के PYQ नोट करके दिखता होगा। तो वहाँ पे वो सारे लेक्चर 8 लेक्चर डल चुके हैं। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। मिलते हैं निट्टू सीरीज़ में 7 PM पे, ठीक है। 7 PM पे निट्टू सीरीज़ होगी आपके, आई थिंक पहले 6 PM पे होती थी ना। चलो देखते हैं जैसा होता है, तो 6 PM पे फिर 7 PM पे। 6 PM पे कोशिश करते हैं, 6 PM पे उसको मैं रीशेड्यूल करता हूँ, 6 बजे शाम को रखते हैं, बिकॉज थोड़ा सा फिर लेट हो जाता है, लेट तक चलता है लेक्चर वो, इसलिए है ना। चलिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं शाम को।